पेपर जो हमारा है वो क्या है, नवंबर 14 पेपर 1 वेरिएंट 2। सही है, तो नवंबर 14 पेपर 1 वेरिएंट 2। सबसे पहले एमसीक्यू क्या सवाल में लिखा हुआ है, विच स्टेटमेंट अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी इज करेक्ट। कह रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट स्कार्सिटी की करेक्ट है। तो आई होप आपको स्कार्सिटी याद है। स्कार्सिटी क्या होती है, जब लोगों की वांट्स अनलिमिटेड होती हैं और अपने पास रिसोर्सेस उनको पूरा करने के लिए लिमिटेड होते हैं, तो अपने को जो है वो शॉर्टेज फेस करनी पड़ती है। तो ये कह रहा है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, तो मुझे करेक्ट वाली स्टेटमेंट को मार्क करना है। कंटिन्यूअली राइजिंग प्रोडक्टिविटी विल इंक्रीज आउटपुट एंड सॉल्व स्कार्सिटी। तो ये कह रहा है कि जब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ने का मतलब है क्वांटिटी बढ़ेगी, तो इससे हमारी स्कार्सिटी का मसला हल हो जाएगा। भाई जब क्वांटिटी बढ़ेगी तो प्राइसेस गिरेंगी, प्राइसेस गिरेंगी तो पहले के मुकाबले में क्वांटिटी डिमांड और बढ़ जाएगी, तो लोगों की वांट्स जो है वो और बढ़ जाएंगी, तो इससे स्कार्सिटी का मसला हल नहीं होगा। फ्यूचर इन्वेंशंस विल इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स दैट रिमूव स्कार्सिटी। अगर फ्यूचर इन्वेंशंस होंगी और नए नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस होंगे, तो लोगों की वांट्स जो हैं वो पहले के मुकाबले में और बढ़ जाएंगी, और जब लोगों की वांट्स बढ़ जाएंगी तो अगेन स्कार्सिटी का मसला हल नहीं होगा, क्योंकि स्कार्सिटी का मसला यही है कि वांट्स अनलिमिटेड है और उनको पूरा करने के लिए रिसोर्सेज लिमिटेड है। गवर्नमेंट प्रिंटिंग ऑफ मनी विल रेज इनकम्स एंड एलिमिनेट स्कार्सिटी। बिल्कुल गलत। जब गवर्नमेंट पागलों की तरह पैसा प्रिंट करेगी तो इकोनॉमी में डिमांड फुल इन्फ्लेशन आएगी, तो इससे हमारी सिचुएशन वर्सन हो जाएगी, और जब लोगों की इनकम्स बढ़ेंगी भी तो लोग वैसे भी डिमांड ज्यादा ही करेंगे, तो स्कार्सिटी का मसला इससे हल नहीं होगा। तो कंक्लूजन इस चीज का यही है कि स्कार्सिटी का मसला कभी भी हल नहीं हो सकता। तो ह्यूमन नेचर विल मेक द सोल्यूशन ऑफ स्कार्सिटी इम्पॉसिबल। क्यों इम्पॉसिबल? क्योंकि हमेशा याद रखना, वांट्स जो हैं वो राइज करती हैं फास्टर देन रिसोर्सेस। हमारी वांट्स हमेशा ज्यादा तेजी से बढ़ती हैं कंपेयर टू रिसोर्सेस, और क्योंकि हमारी वांट्स ज्यादा तेजी से बढ़ती हैं और रिसोर्सेस कम तेजी से बढ़ती हैं, तो हमेशा वांट्स और रिसोर्सेस के बीच में एक इम्बैलेंस रहता है, और वांट्स हमेशा ऊपर ही रहती है और रिसोर्सेस हमेशा नीचे रहती हैं। तो हमेशा हमेशा जो है वो स्कार्सिटी का मसला रहेगा, ये कभी भी सॉल्व नहीं हो सकता, इसका सोल्यूशन आज तक निकला ही नहीं है। सही है। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 1 मेरे ख्याल में बहुत सिंपल था, वो लेवल का एमसीक्यू था। क्वेश्चन नंबर 2, अ फर्म इज कंसिडरिंग whether to buy a piece of capital equipment which will cost $2000। तो एक कंपनी डिसाइड कर रही है कि भाई एक मशीनरी खरीदनी चाहिए जो कि $2000 की है। इट एस्टिमेट्स दैट द इक्विपमेंट विल लास्ट फॉर 2 years। तो इसने बोला कि भाई पहला ऑप्शन मेरा ये है कि मैं एक सिंपल मशीनरी खरीद लेता हूं जिसको मैं 2 साल तक इस्तेमाल करूंगा और इससे मैं पैसा छापूंगा, मतलब मैं रेवेन्यू छापूंगा। दूसरा ऑप्शन इसने क्या बोला हुआ है, द ऑल्टरनेटिव इज टू लेंड मनी, किसी को उधार दे दो पैसा, टू अ फाइनेंस कंपनी एट अ कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 5%। अब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पता है? कंपाउंड इंटरेस्ट जो है ना वो एडअप होता रहता है। इसका मतलब क्या है? दूसरा ऑप्शन क्या है कि मैं $2000 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे दे दूं। इसका मतलब क्या है? पहले साल में क्या होगा, मेरे $2000 की वैल्यू जो है वो 5% से बढ़ जाएगी, और वो कितनी हो जाएगी? 2100 हो जाएगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब इस $2000 पे मुझे 5% का इंटरेस्ट मिलेगा तो वो टोटल इन्वेस्टमेंट मेरी कितनी हो जाएगी? $2100 की हो जाएगी। सही है। फिर दूसरे साल में क्या होगा? दूसरे साल में मैं इस 2100 रुपए पे 5% का इंटरेस्ट लूंगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि जो आपकी साल के एंड में वैल्यू होती है ना इन्वेस्टमेंट की, उस पर वापस से इंटरेस्ट रेट लगता है। अगर ये सिंपल इंटरेस्ट होता, तो दूसरे साल में भी $2000 पे ही 5% लगता। क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो जो आपकी 2100 की अमाउंट आई है ना पहले साल में, दूसरे साल में उस 2100 पे 5% लग रहा है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब ही ये होता है। तो दूसरे साल में मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोई बता दो? $2100 को 5% से बढ़ाओ, क्या अमाउंट होगी? 2205। सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं पैसा किसी को लेंड करता हूं तो मेरी अमाउंट हो जाएगी 2205। सही है। और अगर मैं इन्वेस्ट करता हूं तो मुझे नहीं पता मेरा रेवेन्यू कितना है। अब सवाल में क्या बोल रहा है, व्हाट इज द मिनिमम इंक्रीज इन रेवेन्यू द फर्म मस्ट एक्सपेक्ट टू मेक इट वर्ल्ड वाइल बाइंग द इक्विपमेंट। ये कह रहा है कि अगर फर्म इक्विपमेंट खरीदती है तो उसकी मिनिमम अमाउंट इन्वेस्टमेंट की क्या होनी चाहिए अगर मैं इसको पैसा लेंड नहीं करता। तो मुझे एक बात बताओ, जब मैं पैसा लेंड करता हूं तो मैं पैसा कितना कमा रहा हूं? 2205। जब मैं पैसा लेंड कर रहा हूं तो मैं पैसा कितना कमा रहा हूं? 2205 कमा रहा हूं। अब मुझे एक बात बताओ, मिनिमम इंक्रीज इन रेवेन्यू कितना होना चाहिए? तो मिनिमम इंक्रीज इन रेवेन्यू मेरा एटलीस्ट जो है वो 2205, मतलब ये बेसिकली फाइनल इन्वेस्टमेंट पूछ रहा है। ये कह रहा है फाइनल इन्वेस्टमेंट जो है वो कितने की होनी चाहिए कि मैं पैसा लेंड ना करूं और मैं पैसा इक्विपमेंट पे लगा दूं। तो अगर मुझे बैंक से 2205 की मेरी टोटल अमाउंट बन रही है,
तो मैं जो है वो किस पे पैसा लगाऊं कि मेरी जो है ये वाली इन्वेस्टमेंट मुझे अच्छी ना लगे और मुझे दूसरी वाली अच्छी लगे। तो अगर मैं पैसा इक्विपमेंट पे लगाऊंगा तो मुझे एटलीस्ट 2206 की अमाउंट चाहिए, वरना अगर 2206 की अमाउंट नहीं आएगी तो इससे बेहतर मैं यही पैसा लगा दूंगा। सही है। तो बेसिकली ये दो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को कंपेयर कर रहा है। ये कह रहा है कि अगर पहली इन्वेस्टमेंट में 2205 मुझे मिल रहा है तो इक्विपमेंट में मुझे कितना रेवेन्यू मिलना चाहिए कि मैं बैंक में पैसा ना डालूं। तो मुझे इक्विपमेंट में एटलीस्ट इतना रेवेन्यू मिलना चाहिए कि मैं बैंक में पैसा ना डालूं। क्लियर है ये चीज? सही है। नहीं नहीं उमर, ये फाइनल ये कंफ्यूजन बच्चों को हुई थी इस सवाल में, ये वाली नॉर्मल कंफ्यूजन बच्चों को इस सवाल में होती है। इसका जवाब जो है ना वो बी नहीं होगा, इसका जवाब बी नहीं होगा। ये आपकी कंफ्यूजन बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर डी होगा। ये हमसे फाइनल इन्वेस्टमेंट पूछ रहा है, ये हमसे बेसिकली फाइनल इन्वेस्टमेंट पूछ रहा है। भले इसकी वर्डिंग गलत है, इसलिए मिनिमम इंक्रीज लिखा हुआ है, पर हमें उसको फाइनल अमाउंट बतानी है। क्योंकि अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट से देखता हूँ ना तो मेरी अमाउंट ये आ रही है 2205 आ रही है, तो फाइनल वैल्यू पे देखना है मुझे। सही है, मुझे फाइनल वैल्यू पे देखना है, मुझे रेवेन्यू इंक्रीज करके अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट। अब बच्चे यहाँ पर लिखा हुआ है मिनिमम इंक्रीज इन रेवेन्यू, तो बच्चे समझते हैं हमें एडिशनल बताना है, हमें एडिशनल नहीं बताना, इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज इन रेवेन्यू ऐड करके बताना है। सही है। तो कंफ्यूजन आपकी बिल्कुल सही है, इसमें कोई मसला? सही है। तो अगेन अगर ये वाली कंफ्यूजन है तो मसला नहीं है, आंसर इसका डी होगा। ठीक है। अच्छा, अगेन ये ऐसा एमसीक्यू अब आता भी नहीं है, ये इसके बाद आया भी नहीं है। सही है। क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट एक ऐसी चीज है जो कि हमारे सिलेबस में इतनी पढ़ाई नहीं जाती। हाँ बिल्कुल सही है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन नंबर 3, द डायग्राम शोज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक्स एक्स, तो ये मेरा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है एक्स एक्स ऑफ एन इकोनॉमी दैट प्रोड्यूसेस बोथ कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। सही है। तो देख लो यहाँ पर कैपिटल गुड लिखा हुआ है और यहाँ पर कंज्यूमर गुड लिखा हुआ है। इफ द इकोनॉमी मूव फ्रॉम पॉइंट एम टू पॉइंट एन, ये कह रहा है कि मैं पॉइंट एम से पॉइंट एन पे जा रहा हूँ। तो अगर मैं पॉइंट एम से पॉइंट एन पे जा रहा हूँ तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं पॉइंट एम से पॉइंट एन पे जा रहा हूँ तो आप बताओ कंज्यूमर गुड पहले के मुकाबले में क्या हो रहे हैं? कंज्यूमर गुड जो है वो आपके बढ़ रहे हैं और कैपिटल गुड जो है वो आपके क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। क्योंकि अगर आप देख लो एम से अगर मैं एन पे जाता हूं तो कंज्यूमर गुड बढ़ रहे हैं और कैपिटल गुड कम हो रहे हैं। अगर आपको अच्छे से याद हो, कैपिटल गुड जो है वो एक इकोनॉमी के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, और अगर आप अभी कैपिटल गुड्स को कम करोगे, अगर आप अभी कैपिटल गुड्स को शॉर्ट रन में कम करोगे तो फ्यूचर में जाके आपकी कंट्री का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्योंकि ये हमारी इकोनॉमी के पोटेंशियल को हेल्प करता है। क्योंकि अगर आपको याद हो कैपिटल गुड से ही कंज्यूमर गुड बनता है, तो अगर आप अभी अपने कैपिटल गुड को कम करोगे तो फ्यूचर में आपका पोटेंशियल कम होगा। सही है। तो हमसे यही पूछा है कि फ्यूचर में हमारा पीपीसी में क्या होगा, क्या चेंज आएगा। तो हमेशा याद रखना आपका पीपीसी जो है वो अंदर की तरफ आएगा, एक्स एक्स से वाई वाई पे आ जाएगा। सही है। आपके मुल्क का जो है वो पोटेंशियल पहले के मुकाबले में क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पर क्या होगा? बी होगा। अगर सवाल में बोला होता ना, अगर सवाल में बोला होता था कि कैपिटल गुड बढ़ रहा है, फिर आंसर डी होता, फिर आंसर डी होता। क्योंकि अगर कैपिटल गुड में शॉर्ट रन में ज्यादा बनाऊंगा तो कंट्री का पोटेंशियल बढ़ेगा। सही है। तो सवाल में से कैपिटल गुड को कम करा है तो इसका मतलब है फ्यूचर में मेरा पोटेंशियल कम होगा। सही है। सी रिप्रेजेंट ये कर रहा है कि भाई कंज्यूमर गुड में कोई अच्छा चेंज आया और कैपिटल गुड में कोई बुरा चेंज आया है। सही है। तो वो इंडिविजुअली दोनों के केसेस बताता आपको, इंडिविजुअली दोनों में कोई चेंज आया है जिसकी वजह से पीपीसी मेरा चेंज हुआ है, ना शिफ्ट हुआ है ना टिल्ट हुआ है, चेंज हो गया। सही है। क्लियर है, उसकी पोजीशन चेंज हो गई है। और ये वाला रिप्रेजेंट कर रहा है कि कंज्यूमर गुड में कुछ हुआ है, तो वो इंडिविजुअली आपको बता देता। कैपिटल गुड में जब चेंज आता है तो मेरा पूरा पीपीसी अंदर की तरफ आता है, क्योंकि कंज्यूमर गुड में कोई चेंज नहीं बताया उसने मुझे, मेरे पूरी कंट्री का। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखना, जब आप प्रेजेंट में कैपिटल गुड को कम बनाओगे तो फ्यूचर में कंज्यूमर गुड भी कम होंगे, क्योंकि कैपिटल गुड से ही कंज्यूमर गुड बनता है। तो पूरे मुल्क का पोटेंशियल कम होगा। सही है। क्लियर है ये चीज? क्योंकि अगर आप सी ऑप्शन चूज करते हो तो सी ऑप्शन में कंज्यूमर गुड बढ़ रहे हैं, सी ऑप्शन में कंज्यूमर गुड बढ़ रहे हैं, तभी गलत है सी। अच्छा, अगेन हल्का एमसीक्यू था। क्वेश्चन नंबर 4, अरफान एंड हिज ब्रदर बेन ओन। अब ये दोनों जो है ना वो ओन करते हैं। अगर ये दोनों ओन करते हैं तो ये क्या होंगे? ये एंटरप्राइज होंगे। एंड रन अ फिशिंग बिजनेस टुगेदर, दे हैव वन बोट। बोट क्या होगा? कौन सा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होगा? बोट, सोचो। बिल्कुल, बोट क्या होगा? बोट कैपिटल होगा। सही है। व्हेन दे फिश दे एम्प्लॉय, तो ये दोनों बंदे मेरे लेबर है जिनके अजीब अजीब से नाम है, और फिश जो है वो मेरा लैंड है, नेचुरल रिसोर्स है। दे सेल द फिश टू द ओनर ऑफ अ लोकल शॉप। तो बेसिकली मुझसे से यही पूछा हुआ है, विच रो करेक्टली आइडेंटिफाइज द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन्वॉल्व। अगर मैं लैंड की बात करता हूं तो लैंड क्या है? लैंड मेरी फिश है।
लेबर की बात करता हूँ तो लेबर मेरा ये दोनों बंदे हैं, तो ये दोनों बंदे ये रहे, सही है। कैपिटल की अगर मैं बात करता हूँ तो बोट मेरा कैपिटल है, और एंटरप्राइज की अगर मैं बात करता हूँ तो ये दोनों दोस्त मेरे एंटरप्राइज है, तो मेरा आंसर क्या होगा? मेरा आंसर डी होगा, सही है। अगर आप इजीली एंटरप्राइज को भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं ना तो ऑटोमेटिकली आंसर यही बन जाता है, क्योंकि एंटरप्राइज में सिर्फ यही एक ऑप्शन दिया हुआ है, सही है। और ये दोनों मिलके ओनर है, सही है, इंडिविजुअल ओनर नहीं है, दोनों मिलके ओनर है। तो ये बहुत हल्का एमसीक्यू था, इसमें मैं टाइम नहीं लगा रहा। क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5, द मार्केट प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट रोज फ्रॉम $8 to $10। $8 से अगर $10 डाल रहे हैं तो कितने परसेंट का इंक्रीज आया है मार्केट प्राइस में? कितने परसेंट का इंक्रीज आया है, जल्दी बता दो। 8 से 10, $8 में कितने परसेंट का इंक्रीज है? 25% का इंक्रीज है। एंड एज अ रिजल्ट द मार्केट डिमांड फेल फ्रॉम 20,000 to 8,000। तो ये कितने परसेंट का डिक्रीज है? ये कितने परसेंट का डिक्रीज है? ये 60% का डिक्रीज है। तो पीईडी कितना आ जाएगा? पीईडी कैसे निकालोगे? परसेंटेज चेंज इन प्राइस डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ना। तो बेसिकली क्या करोगे? -60% डिवाइडेड बाय +25%। तो पीईडी कितना आएगा? 2.4। इसका मतलब है मोर देन माने तो इलास्टिक होगा, सही आएगा तो माइनस में हमेशा, सही है, लॉ ऑफ डिमांड। अच्छा, उसके बाद कंज्यूमर एक्स डिमांड डिक्लाइन फ्रॉम 30 to 24। अब ये कितना परसेंट का चेंज आया है? 30 to 24 डिमांड के लिए कितना परसेंटेज का चेंज है? -20%। और कंज्यूमर वाई की डिमांड करिए 100 से 60, तो ये कितने परसेंटेज कितना चेंज है? ये 40% है, तो ये तो नहीं बता सकता हूँ, सही। अच्छा, मुझे कोई कंज्यूमर एक्स का पीईडी बता दो। कंज्यूमर एक्स का पीईडी क्या होगा? कंज्यूमर एक्स का पीईडी कैसे निकालोगे? 25% प्राइस का चेंज है, 20% क्वांटिटी का चेंज है, तो पीईडी निकालो कंज्यूमर एक्स का। कंज्यूमर एक्स का कितना होगा? 0.8। कंज्यूमर एक्स का होगा 0.8। कैसे निकाला है? -20% को डिवाइड करा है +25% से, क्योंकि परसेंटेज चेंज इन प्राइस तो यही रहेगा, परसेंटेज चेंज इन प्राइस तो यही रहेगा। एक्स की इसने मुझे क्वांटिटी अलग दे दी है, सही है, एक्स की इसने मुझे क्वांटिटी अलग दे दी है। इसी तरह अब कंज्यूमर वाई का बताओ पीईडी क्या होगा? कंज्यूमर वाई का पीईडी क्या होगा? मुझे ऑलरेडी बता दिया किसी ने, 1.6, सही है। तो मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन आ गई है जो मुझे चाहिए। अब क्या लिखा हुआ है? व्हाट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन? कंज्यूमर एक्स डिमांड फॉर द प्रोडक्ट वाज मोर इलास्टिक देन द मार्केट डिमांड। अगर आप नोटिस करो, कंज्यूमर एक्स की -0.8 है और मार्केट की -2.4 है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? पहली वाली ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि कंज्यूमर एक्स की जो डिमांड है वो मार्केट डिमांड से ज्यादा इन इलास्टिक है, इलास्टिक नहीं है, क्योंकि इसकी कम है और मार्केट की ज्यादा है, सही है। तो इन इलास्टिक है, इलास्टिक नहीं है। कंज्यूमर एक्स परसेंटेज शेयर ऑफ द मार्केट इंक्रीज। अब थोड़ी और फॉरी करनी पड़ेगी। पहले कंज्यूमर एक्स का मार्केट शेयर क्या था? देखो मार्केट शेयर कैसे निकलता है। मैं कंज्यूमर एक्स के मार्केट शेयर को टोटल मार्केट से डिवाइड कर दूंगा। कैसे करूंगा? मतलब कंज्यूमर एक्स की डिमांड को टोटल मार्केट की डिमांड से डिवाइड कर दूंगा। कैसे? कंज्यूमर एक्स की पहले कितनी थी डिमांड? 30 थी ना, तो मैं 30 को डिवाइड करूंगा किससे? मैं 30 को डिवाइड करूंगा 20,000 से, जो मेरी मार्केट की डिमांड है, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से। तो एक्स का पहले इनिशियल मार्केट शेयर कितना आ रहा है? एक्स का इनिशियल मार्केट शेयर कितना आ रहा है? मैंने एक्स की डिमांड को मार्केट की डिमांड से डिवाइड किया है, सही है। तो एक्स का बता दो पहले कितना आ रहा है? 0.15%। और एक्स का अगर मुझे नया वाला चाहिए तो नया वाला कैसे निकालूंगा? मैं इसकी डिमांड, नई वाली डिमांड इसकी 24 है और मार्केट की नई डिमांड कितनी है? 8,000। तो क्या करूंगा? 24 डिवाइडेड बाय 8,000 मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आ जाएगा? 0.30। तो क्या इसका मार्केट शेयर बढ़ा है? स्टेटमेंट सही है। क्या इसका मार्केट शेयर इंक्रीज हुआ है? यस। तो इसका मार्केट शेयर जो है वो इंक्रीज हुआ है, तो इसका मतलब है आंसर क्या होगा? बी ही होगा, सही है। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। प्रोड्यूसर टोटल प्रॉफिट फेल, नहीं बता सकते, कॉस्ट की इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई। प्रोड्यूसर्स टोटल रेवेन्यू रोज। अब कौन से प्रोड्यूसर का इसने हमें नहीं बताया हुआ? कौन से प्रोड्यूसर का इसने हमें नहीं बताया हुआ? क्योंकि एक की डिमांड इलास्टिक है, एक की डिमांड इनइलास्टिक है, हम नहीं बता सकते, सही है। तो सबसे सिंपल यहाँ पर सवाल यही होगा, विच प्रोड्यूसर। एंड अगेन वही चीज, इन्फॉर्मेशन मुझे कंज्यूमर की दी हुई है, बात ये प्रोड्यूसर की कर रहा है, सही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है, सही है। तो ये इन्फॉर्मेशन इनफ नहीं है, तो नो डेटा, सही है। तो मेरा आंसर यहाँ पर क्या होगा? बी होगा। क्लियर है? अगेन ख्वारी वाला एमसीक्यू था, पर बहुत सिंपल एमसीक्यू था भाई, सही है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, अ गवर्नमेंट विशेस टू इम्पोज अ टैक्स ऑन अ गुड। अगर गुड पे टैक्स लग रहा है तो कौन सा टैक्स होगा? जल्दी थोड़ा स्पीड अप जाइए। गुड पे टैक्स लग रहा है तो कौन सा टैक्स होगा? दिमाग खोलो थोड़ा। इनडायरेक्ट टैक्स होगा। अगर गुड पे टैक्स लग रहा है तो इनडायरेक्ट टैक्स होगा। सो दैट द प्रोड्यूसर एंड नॉट द कंज्यूमर पेज मोस्ट ऑफ द टैक्स। मतलब ये बेसिकली कहना चाह रहा है कि प्रोड्यूसर बर्डन शुड बी मोर देन कंज्यूमर बर्डन। तो डिमांड क्या होनी चाहिए प्रोडक्ट की?
कंज्यूमर बर्डन प्रोड्यूसर बर्डन कंज्यूमर बर्डन से ज्यादा होना चाहिए, तो डिमांड क्या होनी चाहिए प्रोडक्ट की? इलास्टिक एंड इलास्टिक, इलास्टिक। अगर आपको याद हो, इलास्टिक के केस में कंज्यूमर प्रोड्यूसर बर्डन इज मोर देन कंज्यूमर बर्डन, क्योंकि प्रोड्यूसर जो है वो प्राइजेस को बढ़ाने से डरता है, और जब वो प्राइजेस को बढ़ाने से डरता है तो वो ज्यादा बर्डन खुद बेयर कर लेता है और कंज्यूमर पे कम डालता है, क्योंकि उसको पता है अगर मैं हल्की सी भी प्राइस बढ़ा दूंगा तो कंज्यूमर मेरे से कट जाएगा। तो प्रोड्यूसर बर्डन इज मोर देन कंज्यूमर बर्डन। तो विच लेवल ऑफ इलास्टिसिटी? इसका आंसर होगा ए, इलास्टिक डिमांड। अगर डिमांड इन इलास्टिक होती तो क्या होता? कंज्यूमर बर्डन मोर देन प्रोड्यूसर बर्डन। अगर इलास्टिसिटी परफेक्टली इन इलास्टिक होती तो सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर पे करता, क्योंकि कंज्यूमर के पास कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है, और अगर यूनिटरी होती तो उसमें कोई तुक ही नहीं बनती। सही है। अच्छा, मैं एक और चीज बता रहा हूं, अगर इस सवाल में आपको पीईएस भी दिया हुआ होता, कभी कभार ये पीईएस और पीईडी को साथ देता है और ये पूछता है कि बताओ बर्डन किसका ज्यादा होगा, कंज्यूमर का प्रोड्यूसर का? तो भाई इसके तीन केसेस होते हैं, चाहे वो टैक्स हो या सब्सिडी हो। मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये मैं एक और आखिरी बार बता रहा हूँ, तो ये अपने पास लिख लो। ये मैंने मेरे ख्याल में जून 16 के पेपर में बताया था। जून 16 के तीन केसेस होते हैं। सबसे पहला केस होता है अगर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज मोर देन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर सवाल में आपको इलास्टिक सप्लाई दिया हुआ है और इन इलास्टिक डिमांड दी हुई है, आपको वो सप्लाई और डिमांड बना के देगा। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि पीईएस ज्यादा है कि पीईडी ज्यादा है, वो आप आइडेंटिफाई कर लोगे मोर देन वन लेस देन वन से, वो बड़ी बात नहीं होती। अगर पीईएस इज मोर देन पीईडी तो हमेशा याद रखना कंज्यूमर बर्डन या बेनिफिट हमेशा एक्सीड करेगा प्रोड्यूसर को। सही है, कंज्यूमर बर्डन या बेनिफिट हमेशा एक्सीड करेगा प्रोड्यूसर को। सही है, तो ये सबसे पहला केस है, इफ पीईएस इज मोर देन पीईडी कंज्यूमर बेनिफिट या बर्डन इज मोर देन प्रोड्यूसर बेनिफिट या बर्डन। ये टैक्सेज और सब्सिडी दोनों में अप्लाई होता है। सही है, तो दोनों का अलग अलग नहीं है, सेम ही होता है। दूसरा केस क्या होता है? अगर मेरा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल है। अब अगर ये दोनों चीजें इक्वल हैं तो कंज्यूमर बर्डन विल बी इक्वल्स टू प्रोड्यूसर बर्डन। एंड सबसे लास्ट केस होता है इफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस देन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका मतलब अगर पीईडी मेरा पीईएस से ज्यादा होगा तो यहां पर क्या होगा, यहां पर सिनेरियो आपका ये होगा कि आपका प्रोड्यूसर बर्डन या बेनिफिट विल एक्सीड कंज्यूमर बर्डन या बेनिफिट। सही है, तो ये तीन केसेस हो गए। उसके अलावा चौथा केस क्या आता है? चौथा केस होता है इफ योर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज जीरो, तो यहां पर सिर्फ कंज्यूमर पे करेगा। सही है। एंड लास्ट केस होता है इफ योर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इनफाइनाइट, तो सिर्फ और सिर्फ कौन पे करता है? प्रोड्यूसर पे करता है। सही है, ये दोनों केसेस बहुत कम आते हैं, मेनली ये तीन टेस्ट करता है वो। सही है, तो ये हमेशा याद रखना, इफ पीईएस इज मोर देन पीईडी कंज्यूमर एक्सीड प्रोड्यूसर, दोनों इक्वल है तो दोनों का इक्वल होगा, और अगर पीईडी पीईएस से ज्यादा है तो प्रोड्यूसर का ज्यादा होगा, कंज्यूमर का कम होगा। सही है, और ये दोनों केस तो बहुत सिंपल है, ये आपको आते ही होंगे। अब ये सवाल सिंपल था, इस सवाल में ये चीजें पूछी नहीं थी, पर मैंने जानबूझ के बता दिया क्योंकि आगे अगर आए तो मुझे रिपीट नहीं करना पड़ेगा। क्लियर है ये चीज? क्लियर है ये चीज? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7। अब ये रट्टा मारना है, इसकी लॉजिक पे नहीं जाना, ये रट्टा मारना है खाली, ये लॉजिक नहीं मांगना मेरे से। ये प्रूफ हो सकता है, ये डायग्राम से प्रूफ होगा। अब डायग्राम मुझे अलग अलग बनानी पड़ेंगी बहुत। द डिमांड फॉर अ कमोडिटी हैज यूनिटरी प्राइस इलास्टिसिटी। अब अगेन यूनिटरी प्राइस इलास्टिसिटी अगर आपको याद हो, ये वो केस होता है जिसमें टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंडिचर क्या रहता है? अनचेंज रहता है। तो मतलब आप बेसिकली अगर 10% से प्राइस बढ़ाओगे तो क्वांटिटी डिमांडेड भी 10% से गिरेगी, और टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंडिचर क्या रहेगा? अनचेंज्ड रहेगा हमेशा। अच्छा, ये पहला वाला भी डायग्राम शो द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड प्राइस। अब एक्सपेंडिचर लिख दो या रेवेन्यू लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों हमेशा इक्वल होते हैं। अब ऑप्शन नंबर ए अगर चेक करो तो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। सही है, ओरिजिन से, और जब भी ओरिजिन से स्टार्ट हो समझ जाना ये कौन सा केस है, ये परफेक्टली इन इलास्टिक का केस है। क्योंकि परफेक्टली इन इलास्टिक के केस में क्या होता है, आप प्राइस 10% से बढ़ाते हो, क्वांटिटी डिमांड पे कोई फर्क नहीं आता, और आपका टोटल रेवेन्यू भी 10% से बढ़ता है। तो प्राइस और रेवेन्यू में प्रोपोर्शनेट चेंज है, पॉजिटिव तो है पर प्रोपोर्शनेट चेंज है। इक्वल चेंज आ जाए तो लाइन किधर से शुरू होती है? ओरिजिन से शुरू होती है, 45 डिग्री लाइन बनती है। सही है। अच्छा, ऑप्शन नंबर सी देखो, सी में इसलिए मुझे देखो थोड़ा अजीब सा बना के दिया हुआ है। अब अगर आपको याद हो, मैं रिपीट नहीं कर रहा ये चीज, अगर एमसीक्यू आगे आएगा तो करा दूंगा। अगर आपको याद हो, मैंने आपको ये चीज करवाई थी जब हमने पहले ये चीज करी थी, पहले टॉपिक पढ़ा था बेसिकली। तो हमने जो है वो क्या करा था, हमने इसके ऊपर डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर बनाया था, अगर आपको याद हो। फिर मैंने बीच में से ये लाइन बनाई थी। सही है, मैंने कहा था कि ये ऊपर वाला हिस्सा इलास्टिक होता है, मिडिल वाला यूनिटरी होता है, और एंड वाला इनइलास्टिक होता है। तो ये वो वाला केस है। सही है, ये वो वाला केस है, ये हमने पहले करा था। अगेन ये डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व पे अप्लाई होता है। सही है, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व
और डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व कौन सा? लीनियर डिमांड कर्व। सही है, डाउनवर्ड स्लोपिंग लीनियर डिमांड कर्व जो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस दोनों से टच होता है। सही है, तो उसको लीनियर डिमांड कर्व बोलते हैं। ये वो वाला केस है। ऑप्शन बी आप देख लो, ये हमारा वाला केस है। आप अपनी प्राइजेस को जितना भी बढ़ा लो या गिरा लो, आपके टोटल रेवेन्यू या टोटल एक्सपेंडिचर में कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, तो ये हमारा वाला केस है, क्योंकि यूनिटरी में रेवेन्यू अनचेंज रहता है। तो हमारा आंसर बी तो मुझे मिल गया है। ऑप्शन डी में देखो, इन दोनों का नेगेटिव रिलेशनशिप है, इसका मतलब है इलास्टिक का केस है, क्योंकि इलास्टिक के केस में जब आप प्राइसेस को हल्का सा बढ़ाते हो, क्वांटिटी डिमांडेड बहुत ज्यादा से गिरती है और टोटल रेवेन्यू जो है वो फॉल हो जाता है, तो प्राइस और रेवेन्यू का नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। सही है, तो ये डिफरेंट केसेस हैं जो आपको पता होने चाहिए। अब अगेन ये एग्जैक्टली अप्लाई तो नहीं हो रहा, पर अगेन ये एक तरह से पीपीसी तरह से बना हुआ है। अगर ऐसा सवाल आता भी है ना, तो ये आपको ऐसा ऑप्शन देगा नहीं। सही, तो ये तो बिल्कुल गलत ही ऑप्शन है, बट अगेन इसको आप लिंक कर सकते हो इससे, नेगेटिव रिलेशनशिप। सही है, तो इसका आंसर भी है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8, the price of good X rises by 10% as a result demand for a substitute of good Y rises by 20%. तो X basically ये मुझसे क्या पूछा है, what is the cross elasticity of demand for good Y with respect to the price of good X। तो अगर मुझे XCD निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? मैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ गुड Y और इसको मैं डिवाइड कर दूंगा परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड X। सही है, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ गुड Y क्या है? 20% है, तो ये पॉजिटिव 20%, और प्राइस का चेंज क्या है? पॉजिटिव 10%। तो मेरा आंसर यहाँ पर क्या आएगा? +2। अगेन एक्सडी में अगर आपका आंसर पॉजिटिव आता है तो वो क्या होता है? वो सब्सटीट्यूट होता है, और अगर आंसर नेगेटिव आता है तो वो क्या होता है? वो कॉम्प्लीमेंट होता है, और अगर आंसर 0 आता है तो वो क्या होता है? वो अनरिलेटेड होता है। अब बच्चे यहाँ पर दो का आंसर में कंफ्यूज होते हैं। -2 नहीं हो सकता, -2 इज कॉम्प्लीमेंट, +2 आंसर होना चाहिए क्योंकि सब्सटीट्यूट है, क्योंकि इसने लिखा हुआ है साफ साफ यहाँ पे, और आंसर भी आपका पॉजिटिव ही आएगा। सही है, आंसर भी पॉजिटिव आ रहा है। सही है, तो इसका आंसर होगा A+2। बहुत आसान एमसीक्यू तो इसमें मैं लंबी नहीं करूंगा। क्वेश्चन नंबर 9, द डायग्राम शोज द सप्लाई कर्व ऑफ कॉफी इन एन इकोनॉमी। अच्छा, अब ये देखो, ये डायग्राम कॉफी का है ना, तो ये ख्याल रखा करो, ये लिख लिया करो, ये प्राइस ऑफ कॉफी है और ये क्वांटिटी ऑफ कॉफी है। अगर आप ये चीज लिख लोगे ना तो मसला नहीं होगा पेपर में। सही है। अच्छा, दूसरी चीज ये क्या बोल रहा है? द मार्केट इक्विलिब्रियम इनिशियली एट पॉइंट एक्स बट अ चेंज मूव्स टू पॉइंट वाई। अगर मैं पॉइंट एक्स से पॉइंट वाई पे जा रहा हूँ ना, इसका मतलब है मेरा डिमांड कर्व में शिफ्ट आया है, क्योंकि सप्लाई कर्व में जब भी मूवमेंट आती है, अभी आप ये भी रट्टा मार लो, ये बेसिक चीज है वैसे तो खैर, अगर सप्लाई कर्व में मूवमेंट आ रही है ना, तो इसका मतलब है डिमांड कर्व शिफ्ट हुआ है। सही है, अगर सप्लाई कर्व में मूवमेंट आ रही है, इसका मतलब है डिमांड कर्व क्या हुआ है? शिफ्ट हुआ है, और मेरा डिमांड कर्व यहाँ पर डी से D1 जा रहा है, राइटवर्ड जा रहा है, तो मेरी डिमांड बढ़ रही है। तो इसका मतलब है मेरी कॉफी की जो डिमांड है वो बढ़ रही है, तो मुझे कोई ऐसा फैक्टर ढूंढना है जिसमें मेरी कॉफी की डिमांड बढ़े। सही है, क्योंकि मैं एक्स से वाई जा रहा हूँ। अच्छा, एन इंक्रीज इन द वेजेस पेड बाय प्रोड्यूसर्स। अब वेजेस की अगर मैं बात करता हूँ तो वेजेस सप्लाई फैक्टर है, क्योंकि जब वेजेस बढ़ेंगी तो प्रोड्यूसर की कॉस्ट बढ़ेगी, और जब कॉस्ट बढ़ेगी तो सप्लाई मेरी गिरेगी, तो सप्लाई कर्व मेरा शिफ्ट होगा। यहाँ पर मुझे डिमांड कर्व को शिफ्ट करना है। अ स्विच इन कंज्यूमर टेस्ट फ्रॉम कॉफी टू टी। अगर लोग कॉफी से टी पे चले जाएंगे तो इसका मतलब है कॉफी की डिमांड गिरेगी। ऑप्शन में मुझे डिमांड बढ़ाने वाला केस ढूंढना है। एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ टी। अगर प्राइस ऑफ टी बढ़ेगी, अगर प्राइस ऑफ टी बढ़ेगी तो क्वांटिटी ऑफ टी जो है वो पहले के मुकाबले में गिर जाएगी, और लोग जो है वो स्विच किधर कर जाएंगे? जब क्वांटिटी ऑफ टी गिरेगी तो लोग स्विच किधर करेंगे? लोग स्विच करेंगे कॉफी में, और कॉफी की डिमांड क्या हो जाएगी? कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी। अब आप नोटिस करो, कॉफी की प्राइस पे कोई चेंज नहीं आया, तो फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड अदर देन प्राइस हो रहा है किसके लिए? कॉफी के लिए, क्योंकि कॉफी की प्राइस चेंज नहीं हो रही पर कॉफी की डिमांड बढ़ रही है। तो आंसर क्या होगा? आंसर मेरा यहाँ पर सी होगा। एंड अ टैक्स इम्पोज्ड ऑन कॉफी प्रोड्यूसर्स। अगर कॉफी प्रोड्यूसर्स पे टैक्स लग रहा है तो इसका मतलब इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स लग रहा है तो सप्लाई पहले के मुकाबले में गिरेगी, तो सप्लाई कर्व में क्या आएगा? शिफ्ट आएगा। सप्लाई कर्व में क्या आएगा? शिफ्ट आएगा। तो अगेन सप्लाई कर्व में जब भी मूवमेंट होती है डिमांड कर्व शिफ्ट होता है, ये याद रखना हमेशा के लिए, और जब डिमांड कर्व में मूवमेंट होती है तो सप्लाई कर्व फिर शिफ्ट होता है। सही है, इन इस तरह के एमसीक्यूज में, पीडी वगैरह में ये सब रख रहा है, हरकतें नहीं करना, इन इस टाइप के एमसीक्यूज में यही होता है। क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, ये भी एक टेक्निकल एमसीक्यू है, इसमें मैं थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज दे दूंगा क्योंकि आगे वाले एमसीक्यू में मुझे मसला नहीं होगा। इन द डायग्राम OS1 and OS2 are two straight line supply curves। सही है, as price increases the elasticity of supply। अब देखो PES की सबसे खास बात ये है, PES की सबसे खास बात ये है कि मैं आपके सामने दो सप्लाई कर्व्स बना रहा हूं। अब मुझे आप बता देना मैंने कौन से बनाए। सही है, यहाँ पर मैंने लिखा है प्राइस और यहाँ पर मैंने लिखा है क्वांटिटी, और मैं सप्लाई कर्व बना रहा हूँ। मैंने यहाँ पर एक सप्लाई कर्व बनाया, ये कौन सा सप्लाई कर्व है?
ये जो मैंने पहला वाला बनाया ये कौन सा सप्लाई कर रहा है, ये इलास्टिक है, तो इसका मतलब है यहाँ पर मेरा पीईएस इज मोर देन 1, ऐसा ही है। हमेशा याद रखना जब भी इलास्टिक सप्लाई के ऊपर, हमेशा याद रखना, ये मैं लिख देता हूँ, जब भी इलास्टिक सप्लाई के ऊपर प्राइस बढ़ती है, जब भी इलास्टिक सप्लाई के ऊपर प्राइस बढ़ती है ना, अगर मैं इस डायग्राम के ऊपर प्राइसेस को बढ़ाता हूं, तो हमेशा याद रखना आपका जो ओवरऑल पीईएस है, आपका जो ओवरऑल प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है, वो गिरता है। सही है, ये चीज क्लियर है। हमेशा याद रखना जब भी इलास्टिक सप्लाई कर्व के ऊपर आप प्राइसेस को बढ़ाते हो तो आपका पीईएस जो है वो गिरता है। सही है, ये पहला लेसन। दूसरा लेसन, अगर मैं यहाँ पर अब वो बना देता हूँ, इन इलास्टिक बना देता हूँ, यहाँ पर मैंने एक इन इलास्टिक सप्लाई कर्व बना दिया। सही, यहाँ पर मैंने लिख दिया सप्लाई और यहाँ पर मैंने लिख दिया पीईएस लेस देन 1, जो कि मेरा कौन सा केस होता है, इन इलास्टिक का केस होता है। ये मेरा कौन सा केस होता है, इन इलास्टिक का केस होता है। नहीं, ये मैथमेटिकली एक मूवीज प्रूवन चीज है, अगेन मैं रट्टा लगवा रहा हूँ, ये चीज इसकी लॉजिक आपको पता होना जरूरी नहीं है। सही है, अगर आप इन इलास्टिक वाले सप्लाई कर्व पे प्राइजेस को बढ़ाते हो, अगर आप इन इलास्टिक वाले सप्लाई कर्व पे प्राइजेस को बढ़ाते हो, सही है, अगर आप इन इलास्टिक वाले कर्व पे प्राइजेस को बढ़ाते हो तो आपका पीईएस क्या होगा, आपका पीईएस बढ़ेगा। सही है, तो अगर आप इन इलास्टिक वाले सप्लाई कर्व पे प्राइजेस को बढ़ाते हो तो आपका पीईएस जो है वो बढ़ेगा। तो इलास्टिक वाले में पीईएस गिरता है, इन इलास्टिक वाले में पीईएस बढ़ता है, तो उल्टा केस होता है। अगर मोर देन मन है तो वो फिर नीचे की तरफ आता है, अगर लेस देन मन है तो फिर वो ऊपर की तरफ जाता है। फिर एक सप्लाई कर्व होता है जो ओरिजिन से स्टार्ट होता है, एक सप्लाई कर्व होता है जो ओरिजिन से स्टार्ट होता है। हमेशा याद रखना जो भी सप्लाई कर्व ओरिजिन से स्टार्ट होता है ना, उसका पीईएस हमेशा इक्वल टू 1 होता है। जो भी सप्लाई कर्व हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होता है उसका पीईएस हमेशा इक्वल टू 1 होता है। और हमेशा याद रखना जब भी मेरा सप्लाई कर्व ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, जब भी मेरा ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, तो अगर आप इस डायग्राम्स के ऊपर प्राइजेस को बढ़ाओगे तो आपका पीईएस जो है वो कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। अब अगेन ये मैथमेटिकली प्रूविंग चीज है, तो आप चाहे अपना सप्लाई कर्व ऐसे बना दो, ऐसे बना दो या ऐसे बना दो, आप जिस भी सप्लाई कर्व पे अपनी प्राइजेस को बढ़ाओगे योर पीईएस विल ऑलवेज बी कांस्टेंट, और ये सारे सप्लाई कर्व डिनोट करेंगे कि इनका पीईएस इक्वल्स टू 1 है। सही है, तो हमेशा याद रखना अगर सप्लाई कर्व ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है तो योर पीईएस विल बी कांस्टेंट, तो आंसर यहाँ पर क्या होगा, डी होगा। सही है, ये मसला। अब ये इस तरह टेस्टिंग करता है भाई, बहुत कॉमन एमसीक्यू है और लेटेस्ट में बहुत आता है ये। सही है, ये रट्टा मारना है भाई, लॉजिक नहीं पूछना। देखो मैं इसलिए नहीं बता रहा, मेरा दिमाग खाओ, ये जरूरत नहीं है इसकी लॉजिक की, ये सिर्फ एमसीक्यू में पूछता है। सही है, स्लोप ग्लोब का गेम होता है, मेरी भी मैथ हल्की है, मुझे इतना नहीं पता। सही है, बस खुश हो गए। अच्छा 11, क्वेश्चन नंबर 11, बेटा मजाक कर रहा हूँ। अच्छा क्वेश्चन नंबर 11, इन विच केस विल अ गिवन इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ अ गुड कॉज द ग्रेटेस्ट फॉल इन द प्राइस ऑफ द गुड। मतलब ये कह रहा है कि एक ऐसा डायग्राम बना के दिखा दो जिसमें अगर आप सप्लाई को बढ़ाओ तो आपकी प्राइसेस में सबसे बड़ा फॉल है। अब आप खुद सोच के बताओ प्राइसेस ज्यादा से कब गिरती हैं, इलास्टिसिटी क्या होनी चाहिए, प्राइसेस ज्यादा से गिराने के लिए इलास्टिसिटी क्या होनी चाहिए, अगर ज्यादा से गिरानी है, अगर इन इलास्टिक से भी ज्यादा से गिरानी है, इन इलास्टिक में तो ज्यादा से गिरती है ना, अगर इन इलास्टिक से भी ज्यादा से गिरानी है तो कौन सी होनी चाहिए। मतलब सिर्फ प्राइस चेंज हो, क्वांटिटी पे फर्क ही नहीं है, परफेक्टली इन इलास्टिक। सही है, तो ये मैंने परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड कर्व बना दिया। अब जब आप परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड कर्व पे सप्लाई को बढ़ाओगे ना, देखो जब आप यहाँ पर सप्लाई को बढ़ाओगे तो आप नोटिस करो आपकी प्राइजेस में ग्रेटेस्ट फॉल आ रहा है। सही है, आपकी प्राइजेस में ग्रेटेस्ट फॉल जो है वो आ रहा है। सही है, तो आप नोटिस कर लो प्राइजेस पी से P1 आ रही हैं और सप्लाई कर्व आपका S से S1 आ रहा है। तो कौन सा सिनेरियो हम बनाएंगे, परफेक्टली इन इलास्टिक, तो योर डिमांड कर्व शुड बी परफेक्टली इन इलास्टिक, तो ए आंसर होगा। डिमांड कर्व अगर इनफाइनाइट होगी ना, तो इनफाइनाइट का मतलब है आपका डिमांड कर्व वैसा बना हुआ है भाई, परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक के केस में तो प्राइसेस चेंज ही नहीं होती, प्राइसेस सेम रहती हैं। सही है, when the good is inferior good फालतू, when the good price elastic demand is positive, कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकता, हमेशा नेगेटिव होता है। सही है, हमेशा नेगेटिव होता है, पीईडी विल ऑलवेज बी नेगेटिव ड्यू टू लॉ ऑफ डिमांड। सही है, ये हमेशा नेगेटिव होगा ड्यू टू लॉ ऑफ डिमांड। सही है, तो इसका आंसर ए होगा, सिंपल है, डायग्राम के बगैर भी हो सकता था। क्वेश्चन नंबर 12, the table shows the maximum price a consumer would be willing to pay for the successive cans of fruit juice। successive cans का मतलब क्या है कि ये एक के बाद एक जूस पीता जा रहा है। successive का मतलब क्या होता है, ये एक के बाद एक जूस पीता जा रहा है। the price of a can of fruit juice is $4, तो एक्चुअल प्राइस क्या है, एक्चुअल प्राइस इज $4 ना, तो मैं सारा थ्रू आउट द टाइम जो है वो $4 लिख देता हूँ। सही है, तो ये बेसिकली ये इसकी विलिंगनेस है। फिर ये जो प्राइस है ना, ये इसकी विलिंगनेस है,
ये इसकी विलिंगनेस है, ये एक्चुअल प्राइस है। हैविंग बॉट 3 कैन द कंज्यूमर डिसाइड्स टू बाय अ फोर्थ। सही है। अगर मुझे एडिशनल कंज्यूमर सरप्लस चाहिए, अगर मुझे मार्जिनल कंज्यूमर सरप्लस चाहिए या एडिशनल कंज्यूमर सरप्लस चाहिए, तो कैसे निकालूंगा? 14 माइनस 4 क्या होगा? 10, 10 माइनस 4 क्या होगा? 6, 6 माइनस 4 क्या होगा? 2, 4 माइनस 4 0 और 3 माइनस 4 माइनस 1। तो अगर मैं चौथा ग्लास खरीदता हूं जूस का, तो मेरा कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा? अगर मैं चौथा ग्लास जूस का खरीदता हूं तो मेरा कंज्यूमर सरप्लस पे कोई चेंज आएगा? मेरे टोटल कंज्यूमर सरप्लस में कोई चेंज आएगा? अगर मेरा एडिशनल 0 हो गया है तो टोटल में कोई चेंज आएगा? अब तो A2 भी पढ़ चुके हो थोड़ा बहुत, सही है। तो अगर एडिशनल 0 होता है तो टोटल में कोई चेंज नहीं आता। इसका मतलब अगर मैं चौथा ग्लास जूस का पीता हूं तो मेरा कंज्यूमर सरप्लस तो 0 है, और अगर कंज्यूमर सरप्लस एडिशनल कंज्यूमर सरप्लस ही 0 है तो मेरा टोटल भी अनचेंज रहेगा ना। मेरा टोटल इसलिए अनचेंज रहेगा क्योंकि देयर इज नो एडिशनल चेंज इन कंज्यूमर सरप्लस, और एडिशनल कंज्यूमर सरप्लस में जब कोई चेंज नहीं आ रहा तो टोटल भी अनचेंज रहेगा। अब दूसरा ऑप्शन है लोअर्स बाय $2। अगर ये मुझसे पूछता ना तीसरा जूस, अगर ये मुझसे पूछता कि मैंने तीसरा जूस पिया है, तो तीसरे जूस के केस में जो है वो मेरा कंज्यूमर सरप्लस $2 से गिरेगा। सही है, क्योंकि मैं और कंज्यूम करूंगा, मेरी सेटिस्फेक्शन गिर रही है। मेरी सेटिस्फेक्शन क्या हो रही है? कम हो रही है। कंज्यूमर सरप्लस इंक्रीज नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है, ये नॉट पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि हमारी क्वांटिटी बढ़ रही है। अगर क्वांटिटी गिरती तो ऐसा होता, क्योंकि जब आप जूस पीते जाते हो ना, जब आप एक के बाद एक जूस पीते हो तो आपका कंज्यूमर सरप्लस कम होता है ना। पहले देखो, पहले 10 था, फिर 6 था, फिर 2 था, फिर 0, फिर -1। तो ये यूटिलिटी से लिंक करो उसको, सही है। तो आपकी सेटिस्फेक्शन कम होती जा रही है। ये कह रहा है जब मैं चौथा ग्लास पीऊंगा तो क्या मेरी टोटल सेटिस्फेक्शन में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि आपका एडिशनल सेटिस्फेक्शन में कोई चेंज ही नहीं आ रहा, और एडिशनल सेटिस्फेक्शन में जब कोई चेंज नहीं आ रहा तो टोटल भी अनचेंज रहेगा। फिर दूसरे ऑप्शन में कह रहा है लोअर्स बाय $2। तो $2 से मेरा सेटिस्फेक्शन उस केस में गिरेगी जब मैं तीसरा ग्लास पानी का पीऊंगा। जब मैं तीसरा ग्लास पानी का पीऊंगा तो देखो 2 से मेरा कंज्यूमर सरप्लस जो है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। और कंज्यूमर सरप्लस मेरा बढ़ नहीं सकता, मेरी सेटिस्फेक्शन बढ़ नहीं सकती, क्योंकि जब आप एक के बाद एक गुड कंज्यूम करते हो तो सेटिस्फेक्शन हमेशा गिरेगी। सेटिस्फेक्शन सिर्फ उस केस में गिरती है जब आपकी क्वांटिटी बढ़ती है, जब आपकी क्वांटिटी कम होती है। सही है। तो ये रेस का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि मेरी क्वांटिटी बढ़ रही है। हाँ, अगर आप कहते हैं कि क्वांटिटी गिर रही है तो फिर रेस का मैं बोल सकता था। सही है। तो चीजों को सिंपल रखो, और इसको अगर यूटिलिटी से लिंक करना है तो यूटिलिटी से कर दो, वरना मार्जिनल कंज्यूमर सरप्लस का टेबल अपनी कॉपी में देख लेना, सब याद आ जाएगा। सही है। डिवाइस नहीं हुआ आपको, एक्जैक्ट सेम टेबल आपकी कॉपी में बनी हुई है, यहाँ यही से वो टेबल बनी है। सही है। क्वेश्चन नंबर 13, which combination of changes would enable the price mechanism to allocate resources more efficiently in a monopoly market? more efficiently का मतलब क्या है? सोसाइटी के हिसाब से। अब मोनोपोली नॉर्मली क्या करता है? मोनोपोली एक्सप्लॉइट करता है ना कस्टमर्स को। क्यों एक्सप्लॉइट करता है? वो जानबूझ के आउटपुट को रिस्ट्रिक्ट करता है, वो प्राइजेस को बढ़ाता है ज्यादा से, उसको पता है उसकी क्वांटिटी कम से गिरेगी, और अपना टोटल रेवेन्यू जो है वो बहुत ज्यादा मैक्सिमाइज करता है। तो एब नॉर्मल प्रॉफिट्स कमाता है ना। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कंज्यूमर की जो पावर होती है, कंज्यूमर की जो पावर होती है वो कम होती है प्रोड्यूसर की पावर से। तभी प्रोड्यूसर जो है वो उसकी मंड के बजाता है। सही है। अगर वो ज्यादा एफिशिएंटली रिसोर्सेज को एलोकेट करता है तो इसके लिए कंज्यूमर पावर शुड बी मोर देन प्रोड्यूसर पावर, क्योंकि अगर कंज्यूमर पावर ज्यादा होगी, कंज्यूमर की सॉवरेनिटी ज्यादा होगी, तो वो ज्यादा चला सकता है अपनी, वो ज्यादा अपने हिसाब से क्वांटिटी डिमांड कर सकता है, वो सोसाइटी के हिसाब से डिमांड कर सकता है। सही है। तो मोनोपोली के केस में कंज्यूमर एक्सप्लॉइट इसलिए होता है क्योंकि उसकी कंज्यूमर पावर कम होती है कंपेयर टू प्रोड्यूसर पावर। तो अगर आपको रिसोर्सेज को ज्यादा एफिशिएंटली जो है वो एलोकेट करना है तो कंज्यूमर पावर शुड बी मोर देन प्रोड्यूसर पावर। तो कंज्यूमर की पावर बढ़नी चाहिए। इस वर्ड का मतलब भी पावर होता है भाई, अगर आप गूगल पे देखो तो इस वर्ड का मतलब भी पावर है। तो कंज्यूमर की पावर बढ़नी चाहिए और प्रोड्यूसर की पावर गिरनी चाहिए। सही है। तो ये सिंपल था 13। क्वेश्चन नंबर 14, अ फर्म विशेस टू बिल्ड अ फैक्ट्री एक्सटेंशन। तो एक फर्म जो है वो अपनी फैक्ट्री को बड़ा करना चाह रहा है। परमिशन इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट बिकॉज द एक्सटेंशन में इंक्रीज। अब फर्म को क्यों गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ रही है? उसको परमिशन इसलिए लेनी पड़ रही है क्योंकि पॉसिबल चांसेस है जब वो अपनी फैक्ट्री को एक्सटेंड करेगा ना तो एक्सटर्नल कॉस्ट बढ़ेगी, और एक्सटर्नल कॉस्ट जब बढ़ेगी तो थर्ड पार्टी की कॉस्ट बढ़ रही है, यहाँ पर गवर्नमेंट बीच में आएगी, क्योंकि गवर्नमेंट फिर अपनी पॉलिसीज लगाएगी। तो प्रोड्यूसर जो है वो परमिशन लेगा गवर्नमेंट से कि क्या मैं अपनी फैक्ट्री को एक्सटेंड कर सकता हूँ। वो इसलिए परमिशन ले रहा है क्योंकि उसको पता है जब वो फैक्ट्री एक्सटेंड करेगा तो पॉसिबल चांसेस है एक्सटर्नल कॉस्ट बढ़ जाएंगे। सही है। तो बाकी सारे ऑप्शन जो है वो इररिलेवेंट है। गवर्नमेंट सिर्फ उसी केस में बीच में आती है जब सोसाइटी के ऊपर हार्म आता है। सही है। तो गवर्नमेंट सिर्फ उसी केस में बीच में आ रही है, क्योंकि अगर ये गवर्नमेंट से पूछ रहा है तो ये एक बहुत बड़ी हिंट है कि भाई यहाँ पर थर्ड पार्टी की बात हो रही है। सही है।
कंपेरेटिव कॉस्ट का मतलब होता है कंपेयर टू अदर चीजें ना, कंपेयर वर्ड में पता चल रहा है ना, इररेलेवेंट है बिल्कुल यहाँ पे, सही है। मतलब कंपैरेटिवली दूसरी चीजों से ज्यादा कॉस्ट बढ़ रही है, ये मतलब है इसका, जब दूसरों चीजों से कंपेयर किया जाए, सही है। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये A2 का पार्ट है क्योंकि ये MSB MSc MPB ये सब हट गया AS से, ये A2 में आ गया, सही है। तो 15 को कट कर दो। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट कैन बी प्रोवाइडेड ओनली एज अ पब्लिक गुड। अब अगर आपको याद हो, अब इसने बोला हुआ है ओनली एज अ पब्लिक गुड, इसका मतलब है ये मुझसे प्योर पब्लिक गुड के बारे में पूछ रहा है। और प्योर पब्लिक गुड के 3 फीचर्स होते हैं, आई होप आपको याद हो। सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहला आपका होता है नॉन अराइवल, दूसरा आपका होता है नॉन एक्सक्लूडेबल, और तीसरा आपका होता है नॉन रिजेक्टेबल, सही है। अगर मैं पहले ऑप्शन की बात करता हूं, अगर मैं पहले ऑप्शन की बात करता हूं, रोड यूज, रोड यूज इज नॉट अ प्योर पब्लिक गुड। क्यों? अगर आप रोड के ऊपर टूल्स लगा दोगे, अगर आप रोड के ऊपर टूल्स लगा दोगे तो एक्सक्लूडेबल का फीचर खत्म हो जाएगा, नॉन एक्सक्लूडेबल का फीचर यहाँ पर खत्म हो जाएगा, वो एक्सक्लूडेबल हो जाएगा। तो ये कौन सा गुड बन जाएगा, ये कॉस आई पब्लिक गुड बन जाएगा। इसी तरह सिक्योरिटी सर्विसेज भी, इसमें भी यहाँ पर चार्जेस लगती हैं, और अगर यहाँ पर चार्जेस लगेंगी तो ये ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, कॉस आई पब्लिक गुड। तो हमेशा यहाँ पर जो है ना वो एक्सक्लूडेबल वाले कॉन्सेप्ट। अगर मैं कहता हूँ कि रोड पे ट्रैफिक हो गई अगर मैं रोड पे कहता हूँ कि रोड पे ट्रैफिक हो गई, तो नॉन राइवल वाला फीचर भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब रोड पे ट्रैफिक हो जाएगी तो राइवलरी आ जाएगी, क्योंकि अगर एक बार रोड फुल हो गई तो दूसरे की कंजम्पशन कम हो जाएगी ना, सही है। स्ट्रीट लाइटिंग इज अ प्योर पब्लिक गुड, सही है, स्ट्रीट लाइटिंग इज अ प्योर पब्लिक गुड, यहाँ पर नॉन एक्सक्लूडेबल नॉन राइवल नॉन एजेक्टेबल हमेशा रहते हैं। टीवी ब्रॉडकास्टिंग में भी अगेन जब चार्जेस लग जाएंगे तो वो नॉन एक्सक्लूडेबल वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर खत्म हो जाता है, तो ये ऑटोमेटिकली फिर कॉसाई बन जाता है, सही है। तो इसलिए मुझसे प्योर पब्लिक गुड पूछा है, मुझसे मुझे कॉसाई पब्लिक गुड नहीं बोला, सही है। रिजेक्टेबल इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, रिजेक्टेबल जो है ना वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, मेन ऊपर वाले 2 फीचर्स हैं उससे डिटरमाइन होता है। ये वाला एक एक्स्ट्रा फीचर है जो कि पेपर में इसके एक्स्ट्रा मार्क्स होते हैं, अगर आप पेपर में ये नहीं भी लिखते ना तो मसला नहीं होता, मेन ये 2 फीचर होते हैं, इन पे खेलना होता है, सही है। नॉन राइवल नॉन एक्सक्लूडेबल को देखो, अगर ये इसमें मसला आ रहा है ना तो फिर पब्लिक गुड को चेंज करना पड़ता है, सही है। इसका इतना मसला नहीं होता, ये अगर पेपर में भी नहीं लिखता ना कोई फर्क नहीं पड़ता, सही है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, द डायग्राम शोज द डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ अ फॉरेन मेड मोबाइल, द इनिशियल पोजीशन ऑन द डोमेस्टिक मार्केट इज एक्स। तो इनिशियल पोजीशन क्या है, एक्स है। तो मैं बेसिकली क्या करूंगा, ये मेरा इनिशियल डिमांड है, ये मेरा इनिशियल डिमांड है, और ये मेरा इनिशियल सप्लाई है, सही है। तो इनिशियल पोजीशन मेरी एक्स है। इंपोर्टर्स इंक्रीज द सप्लाई, तो सप्लाई मेरी बढ़ी, सप्लाई क्या हुई, बढ़ी। तो सप्लाई मेरी एस से किधर आ गई, S1 पे आ गई, सप्लाई मेरी एस से S1 पे आ गई। और सप्लाई अगर मेरी एस से S1 आएगी तो मैं पॉइंट एक्स से जो है वो यहाँ पर आ जाऊंगा, मैं पॉइंट एक्स से यहाँ पर आ जाऊंगा। तो ये मेरा सबसे पहला सिनेरियो यहाँ पर हुआ है। दूसरा, एंड देयर वाज एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर द फोन। दूसरा क्या हुआ है कि मेरे फोन की डिमांड बढ़ी है, तो जब फोन की डिमांड बढ़ेगी तो मैं डी से D1 आ जाऊंगा, और यहाँ फिर मैं क्या आ जाऊंगा, फिर मैं इस पॉइंट से किधर आ जाऊंगा, इधर आ जाऊंगा। तो ये मेरा स्टेप नंबर 2 है। अब मैं किधर आके खड़ा हूँ, अपने जी के ऊपर आके खड़ा हूँ। पहले मैं यहां से इधर गया, सप्लाई बढ़ी, फिर मैं इस पॉइंट से इधर आया क्योंकि मेरी डिमांड बढ़ी, सही है। यहां तक क्लियर है, तो फिर मैं आगे बढ़ू, यहां तक क्लियर है। अब आगे थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा ये। हाँ, अब दूसरा, अब देखो इसने आगे क्या लिखा हुआ, the government considered whether to protect domestic manufacturers with a limit on imports which would keep the supply at the initial quantity। इसने initial quantity पे कोटा लगा दिया। इनिशियल क्वांटिटी पे कोटा कैसे लगाएगा, मेरी इनिशियल क्वांटिटी कौन सी थी, एक्स थी, इनिशियल क्वांटिटी ये थी, तो इसका मतलब है ये यहाँ पर कोटा लगाएगा। इसने क्या करा, इसने इनिशियल क्वांटिटी पे कोटा लगा दिया। अब जब इसने इनिशियल क्वांटिटी पे कोटा लगा दिया तो मुझे एक बात बताओ, मैं करंटली पॉइंट जी पे हूं, मैं करंटली किधर हूं, पॉइंट जी पे हूं। तो अगर इसने इनिशियल क्वांटिटी पे कोटा लगा दिया तो मैं पॉइंट जी से किधर आऊंगा, मैं पॉइंट जी से कौन से पॉइंट पे आऊंगा, ई पे आऊंगा। एक्सीलेंट, मैं कहा आऊंगा, मैं पॉइंट जी से पॉइंट ई पे आ जाऊंगा। तो ये मेरी फाइनल पोजीशन होगी, ये मेरी क्या होगी, ये मेरी फाइनल पोजीशन होगी, सही है। तो आंसर क्या होगा, हाउ वुड द प्राइस चेंज बिटवीन द न्यू इक्विलिब्रियम विदाउट अ लिमिट ऑन इंपोर्ट्स एंड द इक्विलिब्रियम विद अ लिमिट ऑन इंपोर्ट्स। तो विदाउट अ लिमिट ये होगी, एंड विद अ लिमिट ये होगी, सही है। तो विदाउट अ लिमिट ये है, विद अ लिमिट ये है, तो इसका मतलब है मैंने मूवमेंट कहां से कहां करी है, मैंने मूवमेंट जो है वो पॉइंट जी से पॉइंट ई पे करी है। तो मेरा आंसर क्या होगा, सी होगा। क्या बोल रहे हो, एफ पे नहीं आ सकते ना, एफ पे क्वांटिटी ज्यादा है, एफ पे क्वांटिटी ज्यादा है, इनिशियल क्वांटिटी पे कोटा लग गया है, एफ पे तो मैं रुक ही नहीं सकता, एफ पे तो मैं रुक ही नहीं सकता, यहाँ पर कोटा लगा हुआ है, मुझे यहाँ पर आना लाजमी है, एफ पे तो मैं रुक ही नहीं सकता, अलाउ ही नहीं है।
सही है। अगर आप एफ पे आओगे तो क्वांटिटी ज्यादा होगी, कोटा का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा, गवर्नमेंट ने लिमिट लगा दी है यहाँ पे। सही है। तो अगर मैं एफ पे होऊंगा तो मेरी क्वांटिटी ज्यादा होगी और ये इलीगल होगा। क्लियर है? समझ आ गया हमजा एंड मुइज? क्लियर है? सही है। हाँ नहीं आ सकते ना क्योंकि कोटा लगा हुआ है, आप एफ पे आ ही नहीं सकते, आप डायरेक्ट ई पे जाओगे। क्वेश्चन नंबर 18। द गवर्नमेंट इम्पोजेज अ मैक्सिमम प्राइस ऑफ P2 ऑन अ प्रोडक्ट। तो P2 पे मैक्सिमम प्राइस लगा है, इसका मतलब है ये मेरा मैक्सिमम प्राइस है। अब मुझे बताओ ये मैक्सिमम प्राइस अफेक्टिव है कि इनअफेक्टिव है? सिंपल सा सवाल। ये अफेक्टिव है कि इनअफेक्टिव? ये इनअफेक्टिव है। तो ये मैक्सिमम प्राइस इनअफेक्टिव मैक्सिमम प्राइस लगा हुआ है। इनअफेक्टिव मैक्सिमम प्राइस जब लगता है तो क्या यहाँ पर प्राइस कंट्रोल अपना काम करता है? क्या प्राइस कंट्रोल यहाँ पर क्योंकि देखो प्राइस कंट्रोल का मकसद क्या होता है? प्राइस कंट्रोल का मकसद होता है इक्विलिब्रियम को खत्म करना। मैक्सिमम प्राइस कहती है कि प्राइस या तो ये होगी या तो इसके नीचे होगी। अगर इसके नीचे ही इक्विलिब्रियम है तो मैं वापस इक्विलिब्रियम पे फॉल बैक कर जाऊंगा। इसका मतलब है अगर मैं वापस इक्विलिब्रियम पे फॉल बैक कर गया तो मेरा प्राइस मैकेनिज्म अभी भी ऑपरेशनल है। तो इसका मतलब है ये प्राइस कंट्रोल हो है ही नहीं, ये प्राइस कंट्रोल है ही नहीं, क्योंकि प्राइस कंट्रोल का मकसद ही ये होता है कि इक्विलिब्रियम को खत्म करना है। तो व्हाट विल बी द पोजीशन आफ्टर दिस एक्शन? पोजीशन में कोई फर्क ही नहीं आएगा, क्योंकि अगर मेरा मार्केट में इक्विलिब्रियम एक ऑलरेडी स्टेब्लिश हुआ है और अगर आप ऊपर प्राइस लगा देते हो तो इस ऊपर प्राइस का फायदा ही नहीं है, मार्केट में सरप्लस होगा और ऑटोमेटिकली प्राइस कम हो जाएगी, तो वापस आप इधर ही फॉल बैक करोगे। तो मार्केट की पोजीशन में कोई फर्क ही नहीं आएगा, इक्विलिब्रियम प्राइस P1 होगी और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी Q1 होगी, कोई फर्क ही नहीं आएगा। सही है। तो मेरा आंसर यहाँ पर क्या होगा? ये होगा। अब ये अगेन ये बहुत कॉमन एमसीक्यू है जो कि लेटेस्ट पेपर में बहुत आता है। सही है। और बहुत हल्का भी है। क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट इज एन अफेक्ट ऑन अ कंट्री ऑफ फ्री ट्रेड? अगेन अगर आपको याद हो फ्री ट्रेड का मतलब क्या होता है कि कोई प्रोटेक्शनिज्म का टूल नहीं है, कोई टैरिफ नहीं है, कोई कोटा नहीं है, कोई एम्बार्गो नहीं है, फ्री ट्रेडिंग हो रही है, आपस में मूवमेंट बिल्कुल फ्री है। तो फ्री ट्रेड से अफेक्ट क्या होगा? ग्रेटर डाइवर्सिफिकेशन, बिल्कुल गलत। फ्री ट्रेड एनकरेज करता है स्पेशलाइजेशन। क्यों एनकरेज करता है? क्योंकि आप जिस चीज में अच्छे होते हो आप वो प्रोड्यूस करते हो और उसको एक्सपोर्ट करते हो, और आप जिस चीज में अच्छे नहीं होते आप उसको बनाते नहीं हो, आप उसको इंपोर्ट करते हो। तो जब फ्री ट्रेड होता है तो इससे डाइवर्सिफिकेशन नहीं होती, इससे स्पेशलाइजेशन होती है। सही है। तो ये पूरा ऑपोजिट चले जाता है। सही है। ग्रेटर एफिशिएंसी इन द रिसोर्स यूज, बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि आप जिस चीज में अच्छे होगे आप वही बनाओगे। तो ये हमें कौन से कॉन्सेप्ट पे लेके आ जाता है? ये हमें कंपैरेटिव एडवांटेज पे लेके आ जाता है जब आप लो कॉस्ट पे चीजें बनाते हो। सही है। तो इसका आंसर भी होगा। ग्रेटर इंडिपेंडेंस इन प्रोडक्शन, बिल्कुल गलत। यहाँ पर डिपेंडेंस हो जाती है। क्यों डिपेंडेंस हो जाती है? क्योंकि आप पॉसिबली दूसरी कंट्रीज पे डिपेंडेंट हो जाते हो। सही है। ग्रेटर सिक्योरिटी फॉर लोकल इंडस्ट्रीज, बिल्कुल गलत। लेस सिक्योरिटी होती है, क्योंकि जब फ्री ट्रेड होता है तो पॉसिबल चांसेस है हमारे लोकल प्रोड्यूसर्स मार्केट से आउट हो जाए। सही है। क्लियर है ये चीज? तभी तो उसके टूल्स लगाते हैं फिर प्रोटेक्शनिज्म के। सही है। तो 19 आंसर भी है। क्वेश्चन नंबर 20। अब ये तो मैं नहीं बता रहा, खुद बता दो यार। व्हाट इज मेंट बाय डंपिंग इन इंटरनेशनल ट्रेड? इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल, सेलिंग प्रोडक्ट्स इन अ फॉरेन मार्केट एट प्राइस बिलो कॉस्ट। सही है। इसको बेसिकली क्या बोलते हैं? प्रीडेटरी प्राइसिंग। सही है। प्रीडेटरी प्राइसिंग। अच्छा बच्चे ये वाला आंसर करते थे, ये गलत है। हाँ भाई ये गलत है, और ये भी गलत है। लोअर क्वालिटी का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं आता, तो इसका आंसर सिंपल ही होगा। सही है। बिलो कॉस्ट होता है, बिलो अदर प्रोड्यूसर्स की प्राइस नहीं होती, बिलो कॉस्ट होता है, तभी तो उसको डंप बोलते हैं, डंप करते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ अ ट्रेड एग्रीमेंट। सही है। As a result of a trade agreement, toys produced in Africa can be supplied to European market। सही है। तो एक ट्रेड एग्रीमेंट हुई है जिससे अफ्रीका जो है वो टॉयज अपने सप्लाई कर सकता है किधर? यूरोपियन मार्केट्स में। These toys are much cheaper than similar toys produced in Europe। तो ये बिल्कुल चीपर है, तो प्राइसेस जो है वो पहले के मुकाबले में कम है, पर क्वालिटी थोड़ी बेकार है इसकी। सही है। तो अफ्रीका के जो प्रोडक्ट्स है उनकी क्वालिटी थोड़ी बेकार है। सही है। What will happen in Europe to expenditure on toys, employment in European toy companies and imports from Africa? देखो एक बात तो क्लियर है, अगर मैं इंपोर्ट्स फ्रॉम अफ्रीका की बात करता हूं ना तो इंपोर्ट्स तो लाजमी तौर पे बढ़ेंगे, क्योंकि अगर प्राइजेस गिर रही है ना तो इंपोर्ट की क्वांटिटी तो बढ़ेगी बढ़ेगी, तो ये तो इंक्रीज ही होगा। पर एक बहुत बड़ा मसला ये है कि भले प्राइस गिर रही है भले क्वांटिटी बढ़ रही है, हमें नहीं पता कि यूरोप में लोग ये टॉयज खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे। हमें नहीं पता लोगों के एक्सपेंडिचर में क्या चेंज आएगा। ये डिपेंड किस पे करता है? ये डिपेंड करता है पीईटी के ऊपर, उनको प्रोडक्ट पसंद आ भी रहा है कि नहीं आ रहा।
सही है, लो क्वालिटी प्रोडक्ट उनको पसंद आ भी रहा है कि नहीं आ रहा, देखो क्वांटिटी तो बढ़ेगी क्योंकि प्राइस कम हो रही है, पर पॉइंट ये है कि एक्सपेंडिचर बढ़ेगा कि गिरेगा ये हमें नहीं पता, ये डिपेंड करता है पीडी पे, ये डिपेंड करता है यूरोप के कस्टमर्स के ऊपर। तो अगर मुझे एक्सपेंडिचर नहीं पता तो एक्सपेंडिचर क्या होगा, अनसर्टेन होगा। और अगर मुझे एक्सपेंडिचर ही नहीं पता तो मैं इस चीज का भी अंदाजा नहीं लगा सकता कि यूरोपियन कंट्रीज की इंप्लॉयमेंट पे क्या इफेक्ट आएगा, क्योंकि अगर एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो यूरोपियन की जो टॉय कंपनी थे उनका जो है वो एम्प्लॉयमेंट गिरेगी, और अगर लोग अफ्रीका से एक्सपेंडिचर कम करेंगे तो इसका मतलब है वहां पर फिर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। तो हम ये चीज नहीं बता सकते, ये अनसर्टेन है। तो ये पूरी की पूरी कहानी किस पे डिपेंड करती है, एक्सपेंडिचर पे डिपेंड करती है कि लोग क्या खरीद भी रहे हैं क्या नहीं खरीद रहे। क्वांटिटी ऑब्वियस सी बात है बढ़ रही है, बेसिक लॉ ऑफ डिमांड है, प्राइजेस कम हो रही है तो क्वांटिटी डिमांड तो बढ़ेगी ना भाई, प्राइजेस कम हो रही है तो क्वांटिटी डिमांड तो बढ़ेगी। सही है, तो इसका आंसर सिंपली क्या होगा, इसका आंसर होगा डी। सही है। Question number 22. Which international transaction is correctly matched to the part of the balance of payment account in which it is recorded? सही है। तो पहली वाली क्या बोला था, आउटफ्लो ऑफ फंड्स फ्रॉम नेशनल रिजर्व्स टू फॉरेन रेजिडेंट्स, बैलेंसिंग आइटम बिल्कुल गलत, ये बेसिकली रिजर्व्स की ट्रांजैक्शन है। द प्रोविजन ऑफ बैंकिंग सर्विसेज टू फॉरेन कंपनीज, फाइनेंशियल सेक्शन बिल्कुल गलत, ये ट्रेड इन सर्विसेज में आएगा। ये किधर आएगा, ये ट्रेड इन सर्विसेज में आएगा। द परचेज ऑफ शेयर्स इन द फॉरेन बैंक्स, ये कैपिटल सेक्शन में नहीं आता कैपिटल सेक्शन में एसेट्स आते हैं, शेयर्स जो है वो किधर आएगा, वो फाइनेंशियल अकाउंट में आएगा। सही है। द रिसीट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स टू फॉरेन कंपनीज, ये इनकम सेक्शन में आएगा, बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि ये करंट अकाउंट का पार्ट है, नेट इनकम्स में आएगा ना ये। सही है, ये करंट अकाउंट का पार्ट है। यहाँ से आपको एक चीज क्लिक करनी चाहिए, इमीडिएट एंड सब्सिक्वेंट इफेक्ट। सही है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये एमसीक्यूज में बहुत आता है यहाँ, ये थ्योरी पेपर का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एमसीक्यूज का कॉन्सेप्ट है। तो इसका आंसर डी होगा। सही है। तो अगेन इसमें सिंपली आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी ट्रांजेक्शन कौन से अकाउंट की है। तो अगेन सिंपल एमसीक्यू, लंबी करने की जरूरत नहीं है, थ्योरेटिकल है पूरा। 23. The diagram shows annual average labor productivity growth for 3 groups of countries during 2 time periods. सही है। तो इसलिए मेरे को 3 कंट्रीज दी हुई है, लैटिन अमेरिका, ईस्ट एशिया और हाई इनकम कंट्रीज। सही है। तो एग्रीकल्चर में अगर आप नोटिस करो तो एग्रीकल्चर में मुझे बताओ लैटिन का क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि गिर रहा है, कलर देख के खुद आइडेंटिफाई करो, लैटिन का बढ़ रहा है कि गिर रहा है। तीनों का इंडिविजुअली मुझे बताओ, ये ग्राफ पढ़ना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है। बढ़ रहा है, लैटिन का बढ़ रहा है, क्योंकि लैटिन का पहले इतना था और अब इतना हो गया, तो इंक्रीज हो रहा है। सही है, इंक्रीज हो रहा है। इसी तरह ईस्ट का क्या हो रहा है, ईस्ट का क्या हो रहा है, ईस्ट का कम हो रहा है। हाई का क्या हो रहा है, हाई इनकम का क्या हो रहा है, हाई इनकम का भी कम हो रहा है। सही है। इसी तरह अगर इंडस्ट्री में देखें तो इंडस्ट्री में भी इंडिविजुअली तीनों को देखना पड़ेगा। सही है। तो ईस्ट, लैटिन और हाई। लैटिन का क्या हो रहा है, लैटिन नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहा है, लैटिन नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब है बहुत शार्प इंक्रीज आ रहा है। सही है, बहुत शार्प इंक्रीज आ रहा है। अगर मैं ईस्ट की बात करता हूं तो ईस्ट में आप नोटिस करो बहुत हल्की सी ग्रोथ आई है, ईस्ट में बहुत हल्की सी ग्रोथ आई है, तो आप बोलोगे ग्रोथ तो आई है पर बहुत स्मॉल ग्रोथ आई है। सही है। और हाई में अगर आप नोटिस करो, हाई मेरा फॉल हुआ है, हाई क्या हुआ है, फॉल हुआ है। Which activity in which country group achieved the greatest improvement in labor productivity between 1975 and 19? आप बताओ दोनों में से हाईएस्ट, दोनों केसेस में हाईएस्ट ग्रोथ किसकी थी, दोनों केसेस में हाईएस्ट ग्रोथ किसकी थी लैटिन की थी, क्योंकि लैटिन में आप नोटिस करो पहले भी बहुत ज्यादा से बढ़ रही थी और दूसरे वाले केस में तो नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब है लैटिन जो है वो सबसे ज्यादा इंप्रूव हो रहा है। और इंडस्ट्री इन लैटिन, सही है, इंडस्ट्री इन लैटिन जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव आया है, तो इसका मतलब है शार्पेस्ट इंक्रीज यहाँ पर आया है। हाँ एग्रीकल्चर भी हो सकता था पर एग्रीकल्चर में इतना इंक्रीज नहीं आया कंपेयर टू ये। सही है, तो तभी मेरा आंसर डी है। तो अगेन फालतू एमसीक्यू था। क्वेश्चन नंबर 24। अब इससे भी एक चीज सीखनी पड़ेगी। देखो अब एक बहुत कॉमन एमसीक्यू है जो कि 2020 में भी आया था, 2019 में भी आया था, 2018 में भी आया था, 3 साल लगातार आया था, और वो ये आया था कि एग्रीगेट डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, व्हाई इज द एग्रीगेट डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग। इसकी रीजन होती है, इसके 3 रीजन होती हैं। पहली रीजन क्या होती है, इंटरेस्ट रेट इफेक्ट। पहली रीजन क्या होती है, इंटरेस्ट रेट इफेक्ट। दूसरी रीजन होती है वेल्थ इफेक्ट, और तीसरी रीजन होती है एक्सचेंज रेट इफेक्ट। सही है। इंटरेस्ट रेट इफेक्ट में क्या होता है, इंटरेस्ट रेट इफेक्ट में बेसिकली ये होता है कि जब भी प्राइसेस बढ़ती हैं, अब देखो अगर आपको आई होप अभी इतनी छोटी चीज तो याद हो, एग्रीगेट डिमांड की अगर आपको डायग्राम याद हो, देखो इस तरह की डायग्राम बनती है, इस तरह की डायग्राम बनती है, ये मेरा एग्रीगेट डिमांड होता है, यहाँ पर अपन प्राइस लिखते हैं और यहाँ पर अपन क्या लिखते हैं, रियल इनकम। सही है। तो मैं ना तुम लोग को प्राइस इंक्रीज से समझा रहा हूँ, मैं तुम लोग को प्राइस इंक्रीज से समझा रहा हूँ, यही चीज। सही है। तो प्राइस इंक्रीज के सारे केसेस में कराऊंगा ताकि ये तीनों रीजन आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाए। तो प्राइस जब इंक्रीज होती है तो रियल इनकम क्यों गिरता है, बेसिकली वजह ये पता नहीं है मेरे को। सही है। तो अगर प्राइसेस बढ़ती हैं
सही है। अगर प्राइसेस, अब देखो इसकी पूरी चेन बनती है, मैं चेन यहाँ पर बना देता हूँ, जगह पे से कम है थोड़ी, बना के दिखा देता हूँ। अगर मैं आपको कहता हूँ कि प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो प्राइसेस बढ़ेंगी तो परचेजिंग पावर क्या होगी? सिंपल सा सवाल। प्राइसेस बढ़ेंगी तो परचेजिंग पावर क्या होगा? कम होगी। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, आप लेट से आप एक चीज खरीद रहे हो और उसकी प्राइसेस बढ़ गई हैं, अगर आपको वही एग्जैक्ट क्वांटिटी खरीदनी है, सही है, लेट से आप, मैं कहता हूँ कि आप 100 रुपए में 2 आइटम खरीदते थे, अब वो चीज महंगी हो गई है, तो अगर आपको 2 ही आइटम खरीदने हैं तो क्या आपको ज्यादा पैसों की जरूरत है, हाँ या ना? अगर आपको वही 2 चीजें खरीदनी है अभी भी, तो क्या आपको ज्यादा पैसों की जरूरत है? तो अगर आपको ज्यादा पैसों की जरूरत है तो आप मनी डिमांड को बढ़ाओगे? अगर आपको ज्यादा पैसों की जरूरत है, आप मनी डिमांड को बढ़ाओगे? मनी डिमांड का मतलब है आपको हाथ में ज्यादा कैश चाहिए। मनी डिमांड का मतलब है आपको हाथ में ज्यादा कैश चाहिए, आप पैसों की डिमांड ज्यादा करोगे। और जब आप पैसों की डिमांड ज्यादा करोगे और मनी सप्लाई सेम रहेगी, मनी सप्लाई में कोई फर्क नहीं आ रहा, मनी सप्लाई में कोई फर्क नहीं आ रहा, तो आप नोटिस करो, अगर आपकी मनी सप्लाई सेम है, अगर आपकी मनी सप्लाई सेम है और आपका मनी डिमांड बढ़ रहा है, तो आप नोटिस करो इंटरेस्ट रेट क्या होगा? इंटरेस्ट रेट क्या होगा? बढ़ेगा। सही है। अगर आपकी मनी सप्लाई सेम है और आपकी मनी डिमांड बढ़ती है तो इंटरेस्ट रेट क्या होगा? बढ़ जाएगा। ये चीज क्लियर है? ये चीज में कोई मसला? तो जब आपकी मनी सप्लाई कांस्टेंट होती है और मनी डिमांड बढ़ता है तो इंटरेस्ट रेट क्या होगा? इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। और जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो पहले के मुकाबले में कंजम्पशन भी कम होगी, इन्वेस्टमेंट भी कम होगी, और जब ये दोनों चीजें कम होंगी तो हमारी इकोनॉमी में इनकम्स भी ऑटोमेटिकली कम होगी। सही है। तो ये पहली रीजन होगी एग्रीगेट डिमांड के डाउनवर्ड स्लोपिंग होने की। सही है। तो बेसिकली कंजम्पशन और मेरी प्राइसेस का नेगेटिव रिलेशनशिप है। सही है। तो पहली चीज आपकी ये आ गई। सही है, पहली चीज आपकी ये आ गई। दूसरी चीज, वेल्थ इफेक्ट क्या बोलता है? वेल्थ इफेक्ट ये बोलता है कि जब भी एक गुड की प्राइस बढ़ेगी तो पहले के मुकाबले में आपकी औकात गिर जाएगी, और जब पहले के मुकाबले में आपकी औकात ही गिर जाएगी तो आप अपनी कंजम्पशन को कम कर दोगे। वेल्थ इफेक्ट ये कहता है। वेल्थ इफेक्ट कहता है कि भाई जब एक गुड की प्राइस बढ़ जाएगी तो आपकी औकात गिरेगी, और जब आपकी औकात गिरेगी तो आप कंजम्पशन ऑटोमेटिकली कम कर दोगे, और कंजम्पशन ऑटोमेटिकली कम करोगे तो रियल इनकम जाहिर सी बात है गिर जाएगी, तो आपकी कंट्री में जो इनकम्स हैं वो क्या होंगी? फॉल हो जाएंगी, जीडीपी फॉल हो जाएगा। एक्सचेंज रेट इफेक्ट ये कहता है कि जब भी एक कंट्री में प्राइसेस बढ़ती हैं, जब भी एक कंट्री में प्राइसेस बढ़ती हैं तो उस कंट्री का एक्सपोर्ट का रेवेन्यू गिरता है, और जब उस कंट्री का एक्सपोर्ट का रेवेन्यू गिरता है तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या हो जाता है? डेफिसिट। और जब बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट होता है तो उस कंट्री में इनकम्स क्या होती हैं? फॉल होती हैं। तो ये 3 रीजंस होती हैं एग्रीगेट डिमांड के डाउनवर्ड स्लोपिंग होने की, जो आपको पता होनी चाहिए। सही है। अब इस सवाल में मुझसे बेसिकली इसने यही पूछा हुआ है, देखो सवाल में इसने क्या पूछा हुआ है, सवाल में इसने मुझसे ये पूछा हुआ है, the diagram which shows part of the process that causes the aggregate demand curve slope downwards to the right is incomplete। इसको कंप्लीट करना है। तो प्राइजेस के बढ़ने से इंटरेस्ट रेट क्या होना चाहिए? बढ़ेगा गिरेगा? प्राइजेस के बढ़ने से इंटरेस्ट रेट क्या होगा? पहला सिनेरियो नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 में क्या होगा? अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसमें क्या लिखूंगा? इंक्रीज लिखूंगा, यस। तो आप क्या लिखोगे? राइजेस राइजेस। प्राइजेस के बढ़ने से रियल वैल्यू ऑफ सेविंग क्या होगी? बढ़ेगी गिरेगी? सेविंग की वैल्यू, आपकी परचेजिंग पावर कम हो रही है ना, तो आपकी परचेजिंग की पावर फॉल होगी, आपकी सेविंग की वैल्यू फॉल होगी, तो ये आ जाएगा फॉल और फॉल। और प्राइजेस के बढ़ने से कंजम्पशन क्या होगा? कंजम्पशन भी फॉल होगा, तो ये फॉल्स और फॉल्स, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। सही है, क्लियर है ये चीज? कोई मसला? कोई मसला है तो बता दो भाई। ये कॉपी करना है तो कॉपी कर लो, 1 मिनट ले लो। अगेन ये वीडियो में भेज दूंगा आप लोगों को। अच्छा, दूसरा एमसीक्यू देखो क्या, ये बहुत सिंपल एमसीक्यू, इसका तो आंसर बता दो भाई। ऑब्वियस सी बात है, जब प्राइसेस गिरेंगी तो तेरी औकात गिरेगी ना भाई, परचेजिंग पावर गिरेगी, रियल सेविंग गिरेगी ना, तेरी सेविंग की औकात थोड़ी रहेगी। इन्फ्लेशन से हमेशा याद रखना वैल्यू ऑफ मनी गिरती है। सही है। हाँ हाँ, तो इंटरेस्ट रेट इफेक्ट यही तो है। इंटरेस्ट रेट इफेक्ट यही है ना कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो सेव ज्यादा करेगा, स्पेंड कम करेगा, और जब स्पेंड कम करेगा तो ऑब्वियस सी बात है गिरेंगी ना। सही है। स्पेंड कम करेगा तो कंजम्पशन तो गिरेगी ना भाई। सही है। ये देख लो, जल्दी बता दो, चलो 5 रहते हैं, जल्दी फारिग करें। द ग्राफ शोज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन अ कंट्री इन अ 5 ईयर पीरियड। सही है। तो अगर आप नोटिस करो, अगर जब भी इन्फ्लेशन का रेट पॉजिटिव होगा, जब भी इन्फ्लेशन का रेट पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब है प्राइजेस थ्रू आउट द टाइम बढ़ रही है। सही है, प्राइजेस थ्रू आउट द टाइम बढ़ रही है। और जब भी इन्फ्लेशन का रेट नेगेटिव होगा, जब भी इन्फ्लेशन का रेट नेगेटिव होगा, इसका मतलब क्या है? ये डिफ्लेशन वाला सिनेरियो है। और जब भी नेगेटिव होता है इसका मतलब है प्राइजेस क्या हो रही है? कम हो रही है। सही है।
तो अगर मैं इस वाले सिनेरियो को देखता हूं तो ये वाला सिनेरियो कौन सा है, प्राइजेस अभी भी बढ़ रही हैं पर कम रेट से बढ़ रही है, डिक्रीजिंग रेट। तो इसको क्या बोलते थे, इसको बोलते थे डिसइंफ्लेशन, क्योंकि रेट अभी भी पॉजिटिव है। ये वाले सिनेरियो को क्या बोलते थे, इस वाले सिनेरियो को बोलेंगे डीफ्लेशन, क्योंकि ये नेगेटिव जा रहा है। इस वाले सिनेरियो को क्या बोलते थे, इसको इन्फ्लेशन बोलते थे, क्योंकि प्राइसेस बढ़ रही है, तेजी से बढ़ रही है। तो जब तक आपका रेट पॉजिटिव है तो प्राइसेस बढ़ेंगी, और जब आपका रेट नेगेटिव है तो प्राइसेस गिरेंगी। सही है। व्हाट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम द ग्राफ, द प्राइस लेवल फेल ड्यूरिंग द 2 years। बिल्कुल गलत। प्राइस लेवल 2 साल तक गिर नहीं रही थी, प्राइस अभी भी बढ़ रही थी पर डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ रही थी, क्योंकि जब तक आपका रेट पॉजिटिव है, जब तक आपका रेट पॉजिटिव है तो प्राइसेस बढ़ेंगी। अब फर्क ये है कि डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है, डिसइंफ्लेशन। द प्राइस लेवल वाज द हाईएस्ट ड्यूरिंग द ईयर 4। बिल्कुल गलत। प्राइस लेवल 5वें साल तक बढ़ी रही थी, और मुझे आंसर इसने दिया हुआ है रेट में। तो प्राइसेस जो हाईएस्ट होंगी वो कौन से साल में होंगी, प्राइसेस जो हाईएस्ट होंगी वो 5th ईयर में होंगी, क्योंकि 5वें साल तक प्राइसेस बढ़ी रही है, क्योंकि चौथे साल में भी प्राइस बढ़ी है, फिर 5वें साल में भी प्राइस बढ़ी है। और अगर 5वें साल में प्राइस बढ़ी है तो इसका मतलब है 5वें साल में प्राइसेस हाईएस्ट होंगी, चौथे साल में नहीं होंगी। सही है। द वैल्यू ऑफ मनी फेल फॉर 5 years। बिल्कुल गलत। वैल्यू ऑफ मनी बढ़ी भी थी, और वैल्यू ऑफ मनी कब बढ़ी थी, जब हमारी कंट्री में डिफ्लेशन आया था। सही है। तो द वैल्यू ऑफ मनी रोज इन ईयर 1, क्योंकि हमेशा याद रखना ये एक साल जो था ना, ये वाला जो एक साल था, इस वाले एक साल में, ये एक साल में मेरी कंट्री में डिफ्लेशन था। और हमेशा याद रखना जब भी एक कंट्री में डिफ्लेशन होता है तो उस कंट्री में वैल्यू ऑफ मनी क्या होती है, बढ़ती है। और इसी तरह जब भी एक कंट्री में इन्फ्लेशन होता है उस कंट्री में वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है, गिरता है। सही है। तो ये अभी सिंपल सी चीज है, क्योंकि जब प्राइसेस गिरती हैं तो आपकी वैल्यू बढ़ती है, परचेजिंग पावर बढ़ती है। सही है। तो जब तक रेट पॉजिटिव है प्राइसेस बढ़ रही हैं। हमेशा याद रखना जब तक रेट पॉजिटिव है तो जब जो सबसे लेटेस्ट ईयर होता है ना, वहां पर प्राइसेस हाईएस्ट होती हैं, क्योंकि 5 साल तक देखो ये थ्रू आउट द टाइम प्राइसेस बढ़ रही हैं। अगर थ्रू आउट द टाइम प्राइसेस बढ़ रही हैं तो प्राइसेस हाईएस्ट किधर होंगी, इधर होंगी ना। सही है। तभी मेरा ऑप्शन जो है वो बी गलत है। सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर डी होगा, इसका आंसर डी होगा। सही है। अच्छा 26, What might explain an increase in the volume of countries imports। तो वॉल्यूम का मतलब होता है क्वांटिटी, एक कंट्री की वॉल्यूम क्यों बढ़ रही है, इंपोर्ट्स की क्वांटिटी क्यों बढ़ी है, एप्रिसिएशन ऑफ कंट्रीज एक्सचेंज रेट। ए आंसर होगा इसका। क्यों, क्योंकि जब एक मुल्क में एप्रिसिएशन होता है तो एक्सपोर्ट की प्राइसेस क्या होती हैं, बढ़ती हैं, और इंपोर्ट की प्राइसेस क्या होती हैं, कम होती हैं। तो इंपोर्ट की प्राइसेस जब गिरेंगी तो इंपोर्ट की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, तो इससे इंपोर्ट की क्वांटिटी बढ़ेगी तो कंट्री की वॉल्यूम बढ़ेगी इंपोर्ट्स का। टैरिफ, जब एक कंट्री में टैरिफ बढ़ता है ना तो टैरिफ से इंपोर्ट की प्राइसेस बढ़ती हैं, और जब इंपोर्ट की प्राइसेस बढ़ती हैं तो इंपोर्ट की क्वांटिटी कम होती है। रिसेशन इन द कंट्री, जब कंट्री में रिसेशन होता है तो उस कंट्री में लोगों की इनकम्स गिरती हैं, जब लोगों की इनकम्स गिरती हैं तो इंपोर्ट तो वैसे ही कम हो जाता है। अराइज इन द कंट्रीज इनकम टैक्स, इनकम टैक्स बढ़ता है तो डिस्पोजेबल इनकम कम होगी, डिस्पोजेबल इनकम कम होगी तो कंजम्पशन कम होगी, कंजम्पशन कम होगी तो इंपोर्टेड गुड्स पे भी कंजम्पशन कम होगी। तभी यहाँ पर मेरा आंसर है। सही है। एन एप्रिसिएशन ऑफ द कंट्रीज एक्सचेंज रेट। 27, What is the most likely consequence of an increase in a country's balance of payment deficit। एक कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट बढ़ रहा है। बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट का बढ़ने का मतलब क्या है, उस कंट्री से आउटफ्लोज बढ़ रहे हैं, मुल्क से पैसा ज्यादा बाहर जा रहा है। तो जब एक कंट्री से पैसा ज्यादा बाहर जाएगा तो उस कंट्री की करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी कि गिरेगी, गिरेगी। उसकी कंट्री की वैल्यू डेप्रिशिएट होगी, क्योंकि जब मुल्क से ज्यादा पैसा बाहर जा रहा है तो इसका मतलब है सप्लाई ऑफ डॉलर बढ़ रहा है, और जब सप्लाई ऑफ डॉलर बढ़ेगा तो उस करेंसी की वैल्यू गिरेगी, बढ़ेगी नहीं। सही है। तो डिक्रीज होगा, डेप्रिसिएशन होगा। तो पहला ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया ऑटोमेटिकली। एन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इनकम, एन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इनकम विद इन द कंट्री। जब एक मुल्क में डेफिसिट होगा तो उस कंट्री में इनकम बढ़ेगी, बताओ। सही है। तो यहां पर क्या होगा, उस कंट्री में इनकम जो है वो कम होगी, क्योंकि डेफिसिट बढ़ने का मतलब है आपका एक्स माइनस एम कम हो रहा है। एक्स माइनस एम कम होने का मतलब ये है आपकी कंट्री में डेफिसिट आ रहा है। सही है। तो बेसिकली बीओटी डेफिसिट बोल सकते हैं इसको, मैं डेफिसिट बोल देता हूँ, बीओटी डेफिसिट से याद रख लो इसको। रिडक्शन इन द क्वांटिटी ऑफ मनी विद इन द कंट्री। बिल्कुल सही, क्योंकि आपके मुल्क से पैसा बाहर जा रहा है, और जब आपके मुल्क से पैसा बाहर जा रहा है तो आपकी कंट्री में पैसों की रोलिंग गिर रही है, क्योंकि आपके मुल्क में आउटफ्लो ज्यादा हो रहा है। तो आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। रिडक्शन इन द अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी। सही है। तो इनकम डिक्रीज होगी और अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी। क्यों, क्योंकि जब आपकी कंट्री में बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट होगा तो उस कंट्री में एग्रीगेट डिमांड कम होगी, और एग्रीगेट डिमांड कम होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। सही है। तो सी आंसर हो गया इसका। बस आखिरी दो रह गए। विच इकोनॉमिक चेंज माइट कॉन्ट्रीब्यूट टू बोथ कॉस्ट पुश एंड डिमांड पुल।
ये तो बहुत सिंपल है, इसका आंसर है, ये तो 100 बार आप लोग कर चुके हो। जब एक कंट्री में डेप्रिसिएशन होती है तो एक्सपोर्ट की प्राइसेस क्या होती हैं, कम होती हैं। इंपोर्ट की प्राइसेस क्या होती हैं, बढ़ती हैं। एक्सपोर्ट की प्राइसेस कम होती है तो एक्सपोर्ट की क्वांटिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। एक्सपोर्ट की क्वांटिटी बढ़ती है तो एक्सपोर्ट का रेवेन्यू बढ़ता है। एक्सपोर्ट का रेवेन्यू बढ़ता है तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है, जिससे मेरी कंट्री में क्या आ जाती है, डिमांड फुल इन्फ्लेशन। इंपोर्ट की प्राइसेस बढ़ेंगी तो इंपोर्ट की क्वांटिटी गिरेगी। पर अगर मैं कहता हूं कि मेरे प्रोडक्ट की डिमांड इनइलास्टिक है, इनइलास्टिक के केस में प्राइस और एक्सपेंडिचर का क्या रिलेशनशिप होता है, पॉजिटिव। तो प्राइसेस ज्यादा से बढ़ेंगी, क्वांटिटी कम से गिरेगी, इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। मेरी कंट्री में कौन सी इन्फ्लेशन आ जाएगी, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो इसका सिंपल आंसर ये होगा, बाकी ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं है। सही है, ये तो आपको रटा हुआ होना चाहिए। 29, द डायग्राम शोज द मार्केट फॉर जैपनीज येन। तो अगर आप नोटिस करो, जैपनीज येन की सप्लाई जो है वो गिर रही है। जैपनीज येन की सप्लाई गिर रही है, तो मुझे ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें मेरी जैपनीज येन की जो सप्लाई है वो मैं फॉल करके दिखा दूं। अ रिडक्शन इन द लेवल ऑफ इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट टू जापान। अगर जापान में इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट कम आ रही है तो इसका मतलब है जापान की करेंसी की डिमांड कम हो रही है, सप्लाई में कोई फर्क नहीं आ रहा, डिमांड कम हो रही है। रिडक्शन इन द लेवल ऑफ जैपनीज टैरिफ। अगर जैपनीज टैरिफ कम हो जाएगा तो इसका मतलब है पहले के मुकाबले में इंपोर्ट की प्राइसेस कम होंगी, इंपोर्ट की प्राइसेस कम होंगी तो एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो सप्लाई ऑफ येन जो है वो बढ़ेगी। सही है, मुझे सप्लाई गिरानी है। रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फॉरेन गुड्स इंपोर्टेड इनटू जापान। जापान में जो है वो बेसिकली इंपोर्ट्स कम हो रहे हैं, जापान की कंट्री के इंपोर्ट कम हो रहे हैं। तो अगर जापान की कंट्री के इंपोर्टेड एक्सपेंडिचर कम हो रहे हैं तो इसका मतलब है सप्लाई ऑफ येन क्या होगी, कम हो जाएगी। क्योंकि अगर मैं इंपोर्ट कम कर रहा हूं तो इसका मतलब है मैं बाहर पैसा सप्लाई कम कर रहा हूं, इसका मतलब है मेरा आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ जैपनीज गुड्स एक्सपोर्टेड। अगर जैपनीज गुड्स एक्सपोर्टेड कम होंगे तो मेरा एक्सपोर्ट का रेवेन्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक्सपोर्ट का रेवेन्यू कम होगा तो मेरी करेंसी की डिमांड कम होगी, सप्लाई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही है, सही है, तो मेरी डिमांड पे फर्क आएगा, सप्लाई पे कोई फर्क नहीं आएगा। लास्ट एमसीक्यू, टू रिड्यूस अ डेफिसिट ऑन द करंट अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट, अ गवर्नमेंट imposes a limit on the foreign exchange rate, फॉरेन एक्सचेंज रेट्स पीपल एंड फर्म्स कैन परचेज। तो बेसिकली ये क्या हो रहा है, एक्सचेंज कंट्रोल। अच्छा, ये पाकिस्तान ने करा है। अगर आप थोड़ी सी इकोनॉमी फॉलो कर रहे हो तो ये पाकिस्तान ने करा है। पाकिस्तान ने बेसिकली क्या करा है, इमरान खान ने वो थंब इंप्रेशन शुरू कर दिया है डॉलर के खरीदने पे। तो ये बेसिकली एक तरह से एक्सचेंज कंट्रोल है, क्योंकि जो बंदा ज्यादा डॉलर खरीदेगा ना उसको पकड़ लेंगे, बोलेंगे भाई क्यों इतने खरीद रहा है, क्या वजह है। सही है, तो एक्सचेंज कंट्रोल का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट ने एक कोटा सेट कर दिया कि भाई एक बंदा जो है वो इससे ज्यादा डॉलर नहीं ले सकता। तो अगर मुझे एक बात बताओ, गवर्नमेंट ने पॉलिसी लगाई है, अब इससे इन्फ्लेशन रेट क्यों बढ़ेगा, इससे इन्फ्लेशन रेट इसलिए बढ़ेगा क्योंकि लोगों के पास जो है डॉलर कम होंगे। अब जब लोगों के पास डॉलर ही कम होंगे तो वो बाहर से इंपोर्ट कम करेंगे। जब वो इंपोर्ट कम करेंगे तो उनको मजबूरी में जो है वो डोमेस्टिक से महंगी चीजें खरीदनी पड़ेंगी। तो फर्म्स मे हैव टू परचेज अ मोर एक्सपेंसिव डोमेस्टिकली प्रोड्यूस रॉ मटेरियल्स, जिसकी वजह से फर्म्स की कॉस्ट बढ़ेगी और जिसकी वजह से इकोनॉमी में कौन सी इन्फ्लेशन आएगी, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आएगी। फर्म्स में हैव टू सेल मोर ऑफ देयर आउटपुट ऑन द डोमेस्टिक मार्केट। इसका कोई रिलेशन नहीं है एक्सपोर्ट से, ये पॉलिसी इंपोर्ट्स के लिए होती है, तो इसका एक्सपोर्ट से कोई लेना देना नहीं है। सही है, इसका ना एक्सपोर्ट से लेना है ना डोमेस्टिक से लेना देना है। द चेंज इन द डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी ऑन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में लीड टू एन एप्रिसिएशन इन द एक्सचेंज रेट। यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला है, डिमांड का यहाँ पर लेना देना है ही नहीं, यहाँ पर सारी बात हो रही है सप्लाई के ऊपर। सही है, तो डिमांड का यहाँ पर लेना देना है ही नहीं, तो आप इसको भी हटा दो। द चेंज इन सप्लाई ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी ऑन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में रिड्यूस द मनी सप्लाई इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। अगेन, डोमेस्टिक इकोनॉमी में रोलिंग बढ़ेगी, क्योंकि डोमेस्टिक इकोनॉमी में रोलिंग इसलिए बढ़ेगी, रोलिंग ऑफ मनी इसलिए बढ़ेगी क्योंकि डोमेस्टिक में परचेजिंग ज्यादा होगी, क्योंकि इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे। तो ये उल्टा बोल रहा है। सही है, ये उल्टा बोल रहा है। मनी सप्लाई इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी बढ़ेगी क्योंकि पैसों की रोलिंग डोमेस्टिक में बढ़ेगी, क्योंकि लोग जो है वो डोमेस्टिक से खरीदेंगे, इंपोर्ट नहीं करेंगे। सही है,